अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेडियो विदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ बटर कप का 3rd एपिसोड लेकर, जिसकी मुसन्निफ़ है माहिरा ज़ैनब खान। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। ऐसे उदास मत हो। वो काफ़ी देर से उसका लटका हुआ मुँह देख रही थी, जो खिलाफ मामूल चुपचाप से अपने काम कर रही थी। उनसे ज़्यादा देर उस चेचाने वाली चिड़िया की खामोशी बर्दाश्त न हुई तो उसके करीब आ गई थी। फिर क्या करूँ मिसेस सुमा, आज आखिरी दिन है, जमिया को ऑफ नहीं मिला और बासिल भी काफ़ी मसरूफ़ हैं। आप जानती हैं मुझे पूरा साल इस बुक फेयर का इंतज़ार रहता है और अपने दोस्तों की मसरूफियत की वजह से मैं वहाँ जा नहीं सकूँगी। वो धीमे से लहजे में उदासी भरे अंदाज में बोल रही थी। तभी उनकी निगाह जांगवान पर पड़ी थी, जो बाहर से कार्टन उठाकर अंदर ला रहा था। इसका एक हल है मेरे पास। उनके कहने पर मनल ने बेसाख्ता ही उन्हें देखा था। क्या हल है? उसने पूछा। तुम जांगवान के साथ चली जाओ। उनकी बात पर उसकी सियाह आंखों में हैरानगी उतरी थी। वान के साथ? लेकिन कैफ़े की फिक्र मत करो, मैं मैनेज कर लूँगी, उन्होंने दिलासा देते हुए कहा। लेकिन वान के साथ कैसे चली जाऊँ? वो क्या सोचेगा? वो झिझकते हुए वान को किन आंखों से देख रही थी, जो अब किचन से बाहर निकल रहा था। बात सुनो जांगवान। उनके अचानक से उसे मुखातिब करने पर मनन ने हड़बड़ाकर उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक वो काउंटर तक आ चुका था। कहे मिसेस सुमा। वो मनल को नहीं देख रहा था, सिर्फ उनकी जानिब मुतवज्जा था और मनल की नज़रें सिर्फ उसके बेतासुर से चेहरे को देख रही थी। अगर आज तुम्हें कैफ़े से हाफ डे मिल जाए तो कैसा रहेगा? उनके इस्तफसार पर उसने आबरू उठाकर उन्हें देखा था। हाफ डे? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यकीनन वो पूछ रहा था कि उसे मेहरबानी के बदले उसकी क्या कीमत देनी है। तुम्हें किताबें पढ़ना पसंद है? नहीं, साफ और सीधा सा इनकार। उन दोनों ने बेसाख्ता ही एक दूसरे को देखा था। वो तो फिर बुक फेयर जाकर यकीनन बोरियत महसूस करेगा। मनल का चेहरा बुझ गया था। मनल के साथ बुक फेयर जा सकते हो? आज आखिरी दिन है। यह हमेशा बासिल के साथ जाती है, लेकिन बासिल और जमिया दोनों ही मसरूफ़ हैं अपनी जॉब में। उनकी बात सुनते ही उसने सर को खफीफ सी जम्बिस दी थी, फिर नज़रों का जाविया उस पर मरकूज कर दिया, जिसके देखने से पहले ही वो नज़रें झुका गई थी। शायद उसे यकीन हो चुका था कि जब उसे किताबें पढ़ना पसंद ही नहीं था तो वो किताबी मेले में जाने से भी इनकार कर देगा, लेकिन वो बुरी तरह से चौंकी थी। कब तक चलना है? मनल ने पलके उठाकर सांस रोके उसे देखा था। वो मिसेस सुमा के बजाय उससे पूछ रहा था। इतनी मामूली सी बात पर उसकी धड़कनों में रवानी क्यों आ गई थी? कुछ देर तक मुझे चेंज करना है घर जाकर। उसे उलझन हुई थी कि जांगवान के सामने उसके अल्फाज बिखरने क्यों लगे थे। उसके सामने वो खुद एतमाद से बात क्यों नहीं कर पाई थी। उसके जाने के बाद वो भी कैफ़े का ड्रेस चेंज कर चुका था। सिया पैंट पर ब्राउन स्वेटर पहने वो उसी का मंतज़र था। 15 मिनट बाद जब वो वापस कैफ़े आई तो पिंक कलर की सादी सी टखनों से कुछ ऊपर तक आती हुई फ्रॉक पहन रखी थी। खुले बालों में पिंक कलर का रिबन भी लगाया हुआ था। होठों से कॉफ़ी का मग लगाए वो एक सानिए के लिए उसे देखता रह गया था, जो उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं थी। चलें? आगे ग्रे बालों को पीछे करते हुए उसने जांगवान से पूछा, जो कप वापस मेज़ पर रखते हुए उठ खड़ा हुआ था। वो तने हुए तासुरात के साथ चीफ ली के ऑफिस में बैठा हुआ था। सीधे हाथ की हथेली पर सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी, जिससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि उसने फिर अपना इश्तियाल दीवारों पर मुक्के मार कर निकाला था। मैं तुम्हें समझा कर थक चुका हूँ ज़रीर। मुझे जवाब दो, आखिर क्या चाहते हो तुम? इस तरह की हरकतें करके क्या साबित करना चाहते हो? वो काफ़ी देर से दुष्टगी से उससे पूछ रहे थे, लेकिन मजाल है जो उसने ज़बान से एक लफ्ज़ निकाला हो। यूशोन पर हाथ उठाया, पार्टी ख़राब की, कितने ही ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़े, पुलिस केस बना। कल की रात तुमने तो एक यादगार रात बना दी थी मीडिया के लिए। हर जगह बस ज़रीर कादिर का नाम ही गूंज रहा है। उन्होंने मेज़ पर कुछ मैगजीन्स उठाकर उसके सामने फेंकी थी, जिनकी हेडलाइंस पर कल रात की ही खबर चमक रही थी। मैंने जानबूझकर किया था। मुझे आदत है हर जगह अपना नाम देखने और अपनी ही बातें सुनने की। उसका अंदाज साफ का ही था। नेक नामी और बदनामी का फ़र्क नहीं मालूम हो सका तुम्हें अभी तक। अफसोस है मुझे। अगर कोई तुम्हारी तारीफ़ कर रहा हो, अच्छे अल्फाजों में जिक्र कर रहा हो, तो तब फ़ख्र करने की बात है। लेकिन जहाँ लोग तुम्हें बातें सुना रहे हैं, तुम पर तनकीद कर रहे हैं, उसे शोहरत नहीं कहते ज़रीर। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या बोलता है। मैं अपने अमल का किसी को जवाबदेह नहीं हूँ। जवाब तो तुमने फिर भी दिया है, चालान भर के पुलिस स्टेशन जाकर। वो तंजिया से बोले, पार्टी ख़राब करने के लिए आपसे माजरत चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। दोनों हाथों को जोड़कर चेहरे के बिल्कुल पास किए वो हल्का सा झुककर बंद आंखों के साथ बोला, लेकिन लहजा सपाट ही था। यूशोन से क्यों झगड़ा किया तुमने?
एजेंसी की रेपुटेशन कितनी ख़राब हुई है इस बात से। लोग कितने अजीब व गरीब खबरें फैला रहे हैं कि गोल्डन स्टार एजेंसी के अदाकारों में कितने तनाज़ात हैं। आपको उन लोगों की बातों से इतना फ़र्क क्यों पड़ता है चीफ? उनकी ज़बानें क़यामत तक नहीं रुकेंगी। आप क़यामत तक ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें। लोगों की ज़बानें हमारी किस्मत का फ़ैसला नहीं करती। काश मैं तुम्हारी तरह हो सकता, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम जिस नज़र से दुनिया को देखते हो मैं नहीं देखता। मेरा नज़रिया मुख्तलिफ है। क्या कहता है आपका नज़रिया? दुनिया की जी हुजूरी करो और उनके सामने बिछे जाओ, उनकी परवाह करो। भाड़ में गई ये बेकार दुनिया। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जाने तुम्हें क्या हो गया है। इन गुज़रे चंद सालों ने तुम्हें बहुत बदल दिया है। तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। वो तासुब भरे अंदाज में कहते हुए वहाँ से जाने का फैसला कर चुके थे। ज़रीर कादिर को वो बस इतना ही बर्दाश्त कर सकते थे। उनके वहाँ से जाते ही उसने करहा कर अपना सर पीछे सीट की पुष्ट पर गिरा दिया था। 2 उंगलियों से पेशानी मसलते हुए वो कल रात के बारे में ही सोचे जा रहा था जब ये धार से दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई थी। वो ज़रीर की हम उम्र ही इस एजेंसी की एक एक्ट्रेस थी। ब्लैक क्रॉप टॉप पर मिनी स्कर्ट पहने उसके चेहरे पर गजब के तासुरात थे। तुम पागल हो गए हो ज़रीर, उसने दांत पीसते हुए उसे मुखातिब किया था, जिसने एक नज़र उस पर डालने के बाद दोबारा से सर पीछे को गिराकर आंखें मूंद ली थी। तुमने यूशोन पर हाथ उठाया, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम क्यों उससे बिला वजह उलझने की कोशिश करते हो? उसकी तेज़ फनकारती हुई आवाज़ पर ज़रीर ने जब से आंखें को मीची थी। तुम्हें उससे क्या मसला है? उसने उसी हालत में बैठे सपाट सी आवाज़ में पूछा। ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या मसला है? क्यों हाथ उठाया तुमने यूशोन पर? इसकी वजाहत मैं तुम्हें क्यों दूं? उसने अभी भी पलकें नहीं उठाई थी, लेकिन कानों में उसकी हील्स के करीब आने की आवाज़ उसने बखूबी सुनी थी। वो उसके चेयर के करीब आकर खड़ी हुई थी। तुम जेलस हो ना उससे? वो अब कदरे झुककर उसके चेहरे को गहरी नज़रों से देख रही थी। जेलस? उस कार्टून से कौन जेलस होगा? तुम हो रहे हो क्योंकि हमारे ब्रेकअप के बाद मैं और वो साथ हैं। यही बात चुभती है ना तुम्हें? उसकी तपिश भरी हुई आवाज़ अपने करीब उसे सुनाई दी थी। ज़रीर ने अपने सीने पर धरी हुई उसकी उंगली को देखा था, फिर दोबारा उसकी आंखों में देखा। जेलसी होती है तुम्हें यूशोन से क्योंकि तुम मुझे उसके साथ नहीं देख पाते हो, है ना? उसकी आवाज़ तंज में डूबी हुई थी। उसकी जब्त भरी सांस खारिज की थी। औरतों पर हाथ उठाना अगर मर्दानगी पर सवाल न खड़ा होता तो तुम सोच भी नहीं सकती थी कि इस वक्त मैं कितने थप्पड़ तुम्हारे इस प्लास्टिक के चेहरे पर मार सकता था। अपने असली सख्त लहजे में कहते हुए उसका हाथ झटक कर अपने सीने पर हटाते हुए वो खुद ही उठ खड़ा हुआ था। प्लास्टिक का चेहरा? क्या ज़रीर बिन कादिर ने उसके प्लास्टिक की सर्जरी को तंज का निशाना बनाया था? इसी प्लास्टिक के चेहरे पर कभी तुम जान दिया करते थे, मोहब्बत करते थे। फ्लोरा को उसकी बात चुभी थी, बुरी तरह चुभी थी। एक तपिश उसे अपने अंग अंग में दौड़ती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन कमाल महारत से उसने अपने अंदर उठते तूफान को चेहरे पर आने से रोका था। हाँ बिल्कुल, कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। एक वक्त ऐसा था जब मैं तुम्हारे इस चेहरे पर, उसने इशारे से उंगली उसके चेहरे के गिर्द घुमाई, मरता था। लेकिन अब सोचो तो लगता है कि कितना बेवकूफ़ और अक्ल का अंधा था मैं, जो मसनूई हुस्न पर मर मट गया था। तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। उसके जहर खुन से लहजे पर इस दफ़ा वो अपना इश्तिहार काबू नहीं रख पाई थी। मैंने फैक्ट बताया है। उसके बरक्स अब के ज़री के चेहरे पर तपाने वाली मुस्कुराहट उभरी थी। तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम देखना मैं करती क्यों हूँ तुम्हारे साथ। उसका अंदाज वार्निंग देता हुआ था। प्लीज़ लीव, मसनूई चीज़ें इतनी देर तक नहीं देख सकता मैं, मेरी आंखों में दर्द होने लगता है। उसने झपड़े बीसते हुए आग बरसाती नज़रों से उसे देखा था और दूसरे ही लम्हे तन फन करती हुई रूम से निकल गई थी। सर्जरी के बाद प्यारी तो हो गई है। उफ ज़रीर, जहन से उसे झटकते हुए वो मेज़ पर से अपना फ़ोन उठाकर फिर से चेयर पर बैठ गया था और फिर से अपना पसंदीदा काम करने लगा था, स्क्रॉलिंग का। उसे अपने फैंस के पोस्ट और फैन एडिट्स देखना काफ़ी पसंद था और ये बात उसके फैंस नहीं जानते थे। जेबी इज़ आ हीरो, बिल्कुल ठीक किया उसने यूशोन को मारकर। इतनी बेकार एक्टिंग करने वाले को ऐसे ही मार पड़नी चाहिए। एक कमेंट देखकर उसके लबों पर मुस्कुराहट उभरी थी। उसमें कोई शक नहीं था कि उसकी मोहब्बत में उसके फैंस मुबालगा आराई से काम लेने में भी नहीं हिचकिचाते थे। ताइपे में सालाना बुक फेयर का इंतज़ाम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत में किया जाता था। अभी भी लॉबी और फर्स्ट फ्लोर पर काफ़ी ज़्यादा रश था। 6 रोज़ तक जारी रहने वाले इस मेले में शहर भर के हर उम्र के लोग शिरकत करते थे।
जैसे ही वो दोनों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के वसी दरवाजे से अंदर दाखिल हुए थे, एक नई दुनिया जैसे उनकी मुंतजर थी, वो दुनिया जो किताबों की दुनिया थी। चारों तरफ स्टॉल्स कतार दर कतार सजे हुए थे, जहाँ खासी बड़ी तादाद में रंग बिरंगे कवर्स वाली किताबें अपनी तरफ खींच रही थी। हॉल के बुलंदो बाला शीशे रोशनी को दिल खोलकर खुश आमदीद कह रहे थे, जिससे माहौल में एक सुनहरी चमक घुली हुई थी। हर तरफ लोगों का रश था। कुछ नौजवान अपने पसंदीदा मुसन्निफीन की किताबों के स्टॉल्स पर झुके हुए थे, तो कहीं बच्चे तस्वीरी किताबें देखकर खुश हो रहे थे। किसी कोने में एक बुजुर्ग आराम से कुर्सी पर बैठे किसी नायाब किताब के सफ़ात पलट रहे थे, जैसे वक्त उनके लिए थम गया हो। मरकजी हॉल के वस्त में एक स्टेज लगा था, जहां ताइवान की मशहूर राइटर एलिना चाओ अपनी ताज़ा तरीन किताब पर ऑटोग्राफ दे रही थी। स्टेज के इर्द गिर्द मदाहों का हजूम था। हर कोई अपनी किताब हाथ में थामे बेचैनी से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। दूसरी तरफ एक जदीद स्टॉल पर डिजिटल बुक्स के बारे में प्रेजेंटेशन चल रही थी। बड़ी स्क्रीन पर नए ई रीडर्स के फीचर्स दिखाए जा रहे थे और लोग दिलचस्पी से टेक्नोलॉजी में आती इस तब्दीली को देख रहे थे। हर कदम पर कोई न कोई नई चीज़ देखने को मिल रही थी। कई मुसन्निफीन अपनी किताबों पर दस्तखत कर रहे थे, तो कहीं कोई कारी अपनी पसंदीदा किताब पढ़ते हुए दुनिया व फामिया से बेखबर था। कैफ़े के करीब बैठे कुछ लोग चाय या कॉफ़ी के साथ किताबों में खोए हुए थे, जैसे कहानियों के बगैर उनकी दुनिया अधूरी हो। फिज़ा में पुरानी और नई किताबों की मिली जुली खुशबू थी, एक मखसूस दिल को सुकून देने वाली खुशबू जो सिर्फ वही लोग महसूस कर सकते थे, जिनके लिए किताबें सिर्फ कागज़ और के वर्क नहीं बल्कि ख्वाबों और ख्यालात का दरवाज़ा होती हैं। वो पुरजोशी से अतराफ में नजरें दौड़ाते हुए इस किताबी की दुनिया को देख रही थी, जहाँ आखिरी दिन होने की वजह से मामूल से ज़्यादा गहमा गहमी थी। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? मनल ने अपने साथ चलते जांगवान को गर्दन मोड़ कर देखते हुए पूछा, जो अतराफ का जायजा ले रहा था। उसका सवाल उसे हैरान कर गया था। बुरा क्यों लगेगा? मैं तुमसे कैफ़े में इतना काम करवाती हूँ और फिर तुम्हें अपना दोस्त बनाकर ऐसी जगह ले आई हूँ जो तुम्हें पसंद नहीं। मैंने आज से पहले कभी बुक फेयर में शिरकत नहीं की, लेकिन अच्छी जगह है। क्या ये इसके सवाल का जवाब था? क्या उसे जवाब में ये कहना चाहिए था? क्या उसे तरदीद या तस्दीक नहीं करनी चाहिए? ज़मिया को भी किताबें पढ़ना नहीं पसंद है। इनफैक्ट वो भी कभी मेरे साथ यहाँ आने के लिए राज़ी नहीं होती। वो हर स्टॉल पर जाकर मुख्तलिफ किताबें उलट पलट कर देख रही थी, जबकि वो पैंट की जेब में हाथ डाले उसकी खरीदी गई किताबों के शॉपर पकड़े उसके पीछे पीछे चल रहा था। ओह माय गॉड, एलिना चाओ! स्टेज से दूर वो बेयकीनी की कैफियत में उस स्क्रीन को देख रही थी जिसमें स्टेज का मंजर दिखाई दे रहा था। ये मेरी फेवरेट ऑथर हैं। वो बच्चों किसी खुशी से जांगवान की तरफ मुड़कर बोली, मुझे भी इनकी ऑटोग्राफ बुक चाहिए। काफ़ी रश है। जांगवान ने लोगों का हजूम देखते हुए इजहार ख्याल किया था। काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें तो। उसके जोश और खरोश पर जैसे ओस पड़ी थी। स्टेज के करीब खड़े गार्ड्स पूरी कोशिश कर रहे थे मजमा को कंट्रोल में रखने की। चलो चलते हैं, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँगी, यहाँ काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाएगा। कुछ वक्त रुक कर देख लेते हैं। उसकी मायूसी देखते हुए वो बोला तो वो नफ़ी में सर हिला कर रह गई थी। बहुत वक्त लग जाएगा, फिर कैफ़े भी जाना है, तो चलते हैं यहाँ से। और कुछ लेना है? 1 मिनट रुको ज़रा। जांगवान के पूछने पर उसने बैग में से अपना फ़ोन निकाला, फिर नोट्स ओपन किए। उसे जितनी किताबें चाहिए होती थी वह सब की लिस्ट ज़रूर बना लिया करती थी, वरना शुरू में हमेशा वो यहाँ आकर इतनी किताबें देखकर भूल ही जाया करती थी कि कौन सी किताबें खरीदनी है। अभी भी वो स्क्रीन पर अंगूठा चलाते हुए देख रही थी कि उसने कौन कौन सी किताबें खरीद ली हैं और कितनी लेनी अभी बाकी है। बस 3 रह गई हैं। फ़ोन बंद करते हुए उसने आगाह किया, आप सिर्फ बुक फेयर में ही किताबें खरीदती हैं? बुक फेयर तो साल में सिर्फ 1 दफ़ा लगता है। किताबें खरीदने के लिए इतना इंतज़ार कौन करेगा भला? फिर ऑनलाइन वेबसाइट से, किसी बुक स्टोर से, किसी कैफ़े में सेल के लिए रखी हुई कलेक्शन में से, पुरानी दुकानों से, हर जगह से किताबें खरीदने में हर दफ़ा एक अलग वाइब आती है। काश मेरे पास भी बेल की तरह एक पूरी लाइब्रेरी होती। बेल कौन है? उसके इस्तफसार पर मनल की मुस्कुराहट चिमटी थी। ब्यूटी एंड द बीस्ट के बारे में नहीं पता तुम्हें? उसने शाने उचकाते हुए नफी में सर हिलाया। ब्यूटी एंड द बीस्ट में एक लड़की को एक बीस्ट से मोहब्बत हो जाती है। जब उसे पता चलता है कि बेल को किताबें पढ़ना पसंद है तो वो अपनी लाइब्रेरी उसे दे देता है। बीस्ट भी किताबें पढ़ता था? देख लो, एक बीस्ट भी किताबें पढ़ता था, लेकिन तुम नहीं पढ़ते। कुछ देर तक साथ चलते हुए मनल एक स्टॉल पर रुकी थी। वो एक फैंटेसी नॉवल पर
मबनी किताबों का स्टॉल था। ब्यूटी एंड द बीस्ट नामी किताब उसे सामने ही दिख गई थी। जांगवान उसे ही देख रहा था, जो किताब खरीदने के बाद अब शो पर उसके जानी बढ़ा चुकी थी। क्या ये सच में मेरे लिए है? तुम जितनी गहरी और फलसफाना गुफ्तगू करते हो, तुम्हें वैसे ही किताबें पढ़ना सूट करता है, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम अपने खोल से बाहर निकलो, कुछ अच्छा मूड रिफ्रेशिंग पढ़ो ताकि तुम्हारे जहन रिलैक्स हो। इससे जहन रिलैक्स हो जाएगा? उसने हाथ में पकड़ा हुआ शो पर जरा सा ऊंचा करते हुए पूछा। 100% हो जाएगा। जानते हो, इसमें एक शहजादा है जिसे एक जादूगरनी जादू से अफरीद बना देती है। वो शहजादे से एक बदसूरत और बद दिमाग हैवान में तब्दील हो जाता है। उसका महल वीरान हो जाता है। हर जगह बस बेजारी ही टपकती है। फिर उसकी मुलाकात एक शौक व चंचल लड़की से होती है। क्या वो दोनों शादी कर लेते हैं? उसने मनल को टोकते हुए पूछा। तुम्हें एकदम बता दूंगी तो कहानी का सस्पेंस क्या बाकी रहेगा। तुम्हें सिर्फ इतनी स्टोरी बताई है जितनी में तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप्ड हो सके, लेकिन मुझे अभी भी कोई इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है ये किताब। एक पेज रोजाना पढ़ना, इससे तुम्हारी आदत भी बनेगी और इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। एक दिन छोड़कर एक दिन पढ़ सकता हूँ। सिर्फ एक सफ़ा पढ़ना है, इसमें भी तुम्हें गैप चाहिए। बासिल के अलावा मेरे सर्कल में जितने भी लोग हैं वो सभी मुताले से बेजार हैं, और इस मामले में मैं बदकिस्मत हूँ। जानते हो, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती है जब उनके पास उनके हम मिजाज दोस्त हों। आखिर में उसका लहजा हसरत में ढल गया था, और जिसके पास दोस्त ही ना हो, क्या उसकी ज़िंदगी को वीरान कह सकते हैं? उसने चौंक कर सांगवान को देखा था। तुम्हारे कितने दोस्त हैं? तुम कभी अपने बारे में कुछ बताते ही नहीं हो, वरना अपने स्टाफ के हर मेंबर के बारे में मुझे काफ़ी कुछ मालूम है, सिवाय तुम्हारे। जिस तरह हर किताब पढ़ने वाली नहीं होती, इसी तरह हर इंसान के बारे में भी जानना ज़रूरी नहीं होता। उनकी खामोशी को तोड़ने, उनके दिल में झांकने और उनके दिमाग तक रसाई हासिल करना कभी बहुत भारी पड़ सकता है। तुम बिल्कुल साजन की तरह बातें करते हो। और वो कौन है? साथ चलते हुए उसने गर्दन मोड़कर उसे देखा था, जो सामने देख रही थी। एक नॉवल का किरदार है। वो विलन का करीबी साथी था। उसका राइट हैंड जकरान उस पर काफ़ी भरोसा करता था, लेकिन उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ था। जकरान ने उसे अपने हाथ से गोली मार दी थी। एक बात को लेकर उन दोनों के दरमियान कुछ इख्तलाफात हो गए थे। जब जकरान उस पर इतना भरोसा करता था तो उसने जकरान को धोखा क्यों दिया? इसके लिए अब तुम्हें नॉवल पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना चाहोगे? उसने शरारती से अंदाज में पूछा तो उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए शॉपर की तरफ इशारा किया। जब इसे ख़त्म कर लूँगा उसके बाद। जब कोई पहली दफ़ा कोई किताब पढ़ता है तो उसके साथ दो बातें होती हैं, या तो उसे किताबें पढ़ने का चस्का लग जाता है, या वो लफ्ज़ किताब से ही बेजार हो जाता है। मेरे बारे में आपकी क्या राय है? वो पूछ रहा था। और क्या पूछ रहा था? अपने बारे में उसकी राय। मनल के दिल में खुशगवार से एहसासात अंगड़ाई लेकर बेदार हो रहे थे। मैं तुम्हें दूसरे नंबर वाले कैटेगरी में देख रही हूँ। अब कि वो मुस्कुरा दिया था, क्योंकि उसका जवाब शायद वो पहले से जानता था। तुम्हारे जैसे इंसान किताबों में गर्क नहीं रहते, बल्कि वो चलते फिरते इंसानों के चेहरे देखकर ही उनके जहन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। और जिसके पास ये सलाहियत हो और उसका पसंदीदा मशगला भी हो, तो वो कभी भी गैर हकीकी किरदार में दिलचस्पी नहीं रखते। फिर भी आपने मुझे ये ब्यूटी एंड द बीस्ट पकड़ा दी है। पढ़ो तुम, मुझे ये बहुत पसंद है बचपन से ही। अगर आपकी ज़िंदगी में कभी कोई बीस्ट आया तो मैं वही करूँगी जो बेल ने किया था। बेल ने क्या किया था? मोहब्बत। क्योंकि उसे मालूम था कि उस नेक दिल शहजादे को बीस्ट बनने पर हालात ने मजबूर किया था, और बेल की मोहब्बत ने उसे वापस शहजादा बना भी दिया था। और अगर हकीकत में बीस्ट शहजादा ना हुआ तो, अगर वो बीस्ट ही हुआ तो, अगर मुझे उससे मोहब्बत हो गई तो मेरे लिए वो शहजादा ही होगा। कॉफ़ी पीने चलें? कुछ दूर ही कॉफ़ी मशीन थी। मनल के पूछने पर उसने अस्बात में सर हिलाया तो वो आगे बढ़ गई थी। उसकी तकलीद करते हुए जांगवान के जहन में एक ही लफ्ज़ गूंज रहा था, सासन। शाम का वक्त था। सूरज मध्यम पड़ रहा था और उसकी सुनहरी किरणें हवाशन क्रिएटिव पार्क के पुराने ईंटों वाले दीवारों पर किसी यादगार लम्हे की तरह निशानियां छोड़ रही थीं। फिजा में हल्की सी खनकी थी, लेकिन आसपास मौजूद दरख्तों के बीच से चलती हवा नरम और खुशगवार महसूस हो रही थी। ये पार्क कभी एक पुरानी वाइन फैक्ट्री हुआ करता था, लेकिन अब उसकी ईंटों वाली दीवारें आर्ट गैलरियों, क्राफ्टी पेंटिंग और छोटे कैफे से भरी हुई थी। एक तरफ एक खुला सहन था जहाँ कुछ नौजवान आर्ट वर्क बना रहे थे। किसी दीवार पर गहरे नीले और सुर्ख रंगों से एक नई कहानी तराश रहे थे। करीब ही एक मौसीकार अपनी गिटार के तारों पर नरम धुन छेड़ रहा था, जैसे शाम की उदासी को किसी मध्यम से मधुर साज में ढाल रहा हो। मनल और जमिया
एक पुरानी लकड़ी के मेज के गिर्द बैठी थी, जो कैफे के आंगन में रखे गए चंद मखसूस मेज़ों पर से एक थी। उनके इर्द गिर्द चंद दूसरे लोग भी बैठे हुए थे, कोई किताब में गुम, कोई चुपचाप चाय की चुस्कियाँ लेता हुआ। मनल के सामने उसकी नोटबुक खुली हुई थी। आज वीकेंड था। समिया का भी हॉस्पिटल से ऑफ था। अपनी बिजी लाइफ से जब भी उसे फुर्सत मिलती थी वो मनल को लेकर बाहर निकल आती थी। समिया ने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए मनल को बगौर देखा। कैसा रहा कल का दिन? मज़ा आया बुक फेयर में? तुम्हारे और बासिल के लिए तो ये दिन किसी ईद से कम नहीं होता। बासिल बिजी था, उसे वेबसाइट और मैगजीन पर उस बदमाश जेबी की लड़ाई की खबर शाया करनी थी। अरे हाँ, याद आया, तुमने देखी वो वीडियो? जरीन ने इतनी बुरी तरह से मारा है यूशान को, उसका पूरा चेहरा खून से रंग गया था। अचानक से याद आते ही उसके अंदाज में भी पुरजोशी आई थी। उसे मारपीट के अलावा कुछ नहीं आता। एक्टर होने के बजाय उसे कोई बदमाश या माफिया होना चाहिए था। खैर छोड़ो, उसकी बात क्यों कर रहे हैं हम? मैं तुम्हें वान के बारे में बता रही थी। जांगवान के बारे में? मैं कल उसके साथ गई थी। उसके साथ? वो एकदम से टेक छोड़कर सीधे होकर बैठ गई थी। बुक फेयर में जाने से ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की थी कि मैं वान के साथ वहाँ गई थी। और वो तुम्हारे साथ जाने के लिए वहाँ राजी कैसे हुआ? I mean, जहाँ तक मैंने उसे देखा है वो काफ़ी संजीदा और अपने आप में रहने वाला इंसान है। मिसेस सुमा ने पूछा था उससे। मुझे लगा शायद मैं पूछूं तो इनकार कर देगा, लेकिन खिलाफ तवक्को उसने हाँ कर दी थी। हमने इतना वक्त साथ गुजारा, किताबें खरीदी, साथ लंच किया था, आइसक्रीम खाई। बासिल को बोलने का बहुत शौक है, लेकिन जब वो मेरे साथ होता है तो वो ज़्यादातर खामोश रहकर मेरी बातें सुनता है। लेकिन वान को ना बोलना पसंद है और ना ही सुनना। वो अपनी ज़ात में रहना ही पसंद करता है। लेकिन किताबें देखकर मैं जिस तरह उससे बातें कर रही थी, उसने मुझे एक दफ़ा भी नहीं टोका था। ये भी नहीं कहा था कि मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चुपचाप अपनी किताबें खरीद कर चलो यहाँ से। लेकिन पता है उसने क्या कहा? उसने कहा, आपको जितनी देर यहाँ गुजारनी है आप गुजार सकती हैं, जितनी किताबें खरीदनी है इतनी खरीद सकती हैं। उसके होठों के किनारों पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट झिलमिला रही थी और सियाह आंखों में भी झिलमिलाहट सी उतरी थी। जांगवान का जिक्र करते हुए उसने ये कहा तुमसे? सारा वक्त वो मेरी किताबों को पकड़ कर चलता रहा था। मुझे लगता था वो ज़्यादा बोलता नहीं है, लेकिन कल उसके साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद मेरी सोच बदल गई है उसके बारे में। वो उन लोगों में से है जिनके लिए उनके अल्फाज बहुत कीमती होते हैं और वो आम लोगों पर उन्हें ज़ाया नहीं करते। जब उन्हें लगता है कि सामने वाला वाकई उनकी बातों में दिलचस्पी रखता है, उन्हें सुनना चाहता है, जज किए बिना, राय दिए बिना, अपने ख्यालात उन पर थोपे बिना, तब वो लोग जो गुफ्तगू करते हैं ना, वैसी गुफ्तगू कभी कोई आम इंसान नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा बोलने वालों के अल्फाज बेतरतीब होते हैं। जो उनके जहन में आता है बोल देते हैं, लेकिन कम गुफ्तगू करने वाले हर लफ्ज़ को सोच समझकर अदा करते हैं और उनके अल्फाज की तरतीब सामने वाले को मुतासिर करके छोड़ती है। तुम तो मुझे कुछ ज़्यादा ही मुतासिर नज़र आ रही हो उससे। कॉफ़ी का मगला बोसे लगाते हुए उसने शरारती से अंदाज में पूछा था, जो पलके गिराते हुए मुस्कुरा दी थी। उसके खुले हुए बालों के साथ अटकलियाँ करती हुई हवाएं अब तेज़ी से आ रही थी। मनन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसका जिक्र करते हुए तुम्हारी आंखें इतनी चमकने क्यों लगती हैं और उसका नाम लेते हुए ये मुस्कुराहट। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, लेकिन जब जब उसे देखती हूँ तो अपना ही दिल बगावत पर आमदा दिखाई देता है। आर यू सीरियस? उसकी बात सुनकर वो दंग रह गई थी। वो इतना केयरिंग है, इतना स्वीट है और इतने प्यारे अंदाज में बात करता है, छोटी छोटी बातों का इतना ख्याल रखता है। तो मतलब ऐसे इंसान से कैसे मोहब्बत नहीं होगी? मोहब्बत? क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें उससे मोहब्बत ही है? जब वो सामने होता है तो दिल धड़कना भूल जाता है। आंखों को उसे देखते रहने की आदत लग गई है। होठों को बस उसी के नाम की तकरार करनी है और सोचों और ख्वाबों को बस उसी की कहानी बनानी है। अगर उसे मोहब्बत का नाम ना दूँ तो क्या कहूँ इन जज्बात को? तुम्हें उससे मोहब्बत हुई कैसे? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या ये पहली नज़र की मोहब्बत है? पहली नज़र? उसके लबों पर मुस्कुराहट फिसली और वो 2 दिन पूरी जज़ियात के साथ उसके जहन में नमूदार हो रहा था। जब उसने दरवाजे खुलने की आवाज़ पर नज़रें उठाकर उसे देखा था, बिना पल के झपके वो चंद सानिये के लिए उसे देखती रह गई थी। उसके अतराफ में घंटियाँ सी सुनाई दे रही थी कि अब उसका दिल बगावत करने वाला है। पहली नज़र में वो दिल को भाग गया था और अब हालात ये है कि दिल से निकलने को राज़ी नहीं। मेरे पूरे दिल को वो अपनी मुट्ठी में कैद कर चुका है। वो खुद को महदूद करके रखता है अपने गिर्द। उसने बहुत ऊंची दीवारें कायम कर रखी हैं। मुझे उसकी ज़ात में काफ़ी दिलचस्पी होने लगी है। मैं चाहती हूँ उन दीवारों के पार जाऊँ,
जाकर देखूं कि वो जांगवान कैसा है जिसे उसने छुपा कर रखा हुआ है। और अगर वो जांगवान तुम्हारी सोच के बरक्स हुआ तो। उसके चेहरे पर चंद लम्हे के लिए पुरसोच सी लहरें नजर आई थी, लेकिन दूसरे ही पल उसने शाने उचका दिए। जो दिल को भा जाए उसकी खामियां और बुराइयां भी सीने से लगा कर रखी जाती हैं। उसने टेबल पर पड़ी हुई नोटबुक उठाकर इशारा किया था। मिलने के मुकर्रर वक्त से पहले पहुंच गई थी। जमिया कुछ देर से आई थी, जिसकी वजह से वो नोवेल के कुछ सीन्स लिख चुकी थी। उन्हीं में से एक लाइन पढ़ी थी, तुम लोगों की ये किताबें मोहब्बतें तो मेरी समझ से बाहर हैं, दूसरी दुनिया की ही मखलूक लगते हो इस तरह की बातें करते हुए। जब तुम्हारे दिल पर भी पहली दस्तक पड़ेगी तब तुम्हें ये किताबी बातें ही याद आएंगी। लिख लो मेरी बात। मेरे दिल के दरवाजे पर लॉक लगे हुए हैं, किसी की दस्तक से नहीं खुलेंगे। वो गर्दन अकड़ा कर बोली, जिसके आना लिखा हुआ होगा वो दस्तक देकर नहीं आएगा, दरवाज़ा खिड़कियाँ तोड़ कर भी आ जाएगा। मनल के शरारती से अंदाज पर वो खिलखिला कर हंसती थी। दूसरा बाब, एक नया तासुर। बुकवर्म कंपनी की इमारत धूप की तमाज़त से खूब चमक रही थी। बाहर के मुकाबले में अंदर का माहौल ठंडा सा था। छोटे से कैफेटेरिया में इक्का दुक्का लोग ही बैठे थे, क्योंकि अभी लंच ब्रेक का वक्त नहीं हुआ था। वो कॉफ़ी मशीन के पास खड़ा हुआ था, ब्लू जीन्स के साथ वाइट टी शर्ट पर ब्लैक चेक शर्ट पहने। उसने गर्दन मोड़कर बड़ी सी खिड़की के पास बैठे उस नौजवान को देखा, जो पिछले कुछ देर से एक ही पोजीशन में बेतासुर सा बैठा बाहर ही देख रहा था। बासिल को याद था जब वो उससे पहली बार मिला था तो उसके चेहरे पर कितनी एक्साइटमेंट थी, लेकिन आज वो सारी खुशी मफूद थी। उसने नाक पर फिसलते चश्मे को उंगली से पीछे धकेला, फिर दोनों हाथों में 2 मग लिए उसके पास आ गया। एक कप उसके सामने रखते हुए एक कप हाथ में लिए वो चेयर घसीट कर बैठ गया। थैंक यू, उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी और ही दुनिया में हो, और वो दुनिया बहुत उदास है। क्या मैं जान सकता हूँ कि हमारे बेहतरीन राइटर को क्या परेशान कर रहा है? बासिल ने दोस्ताना से अंदाज में पूछा। बेहतरीन राइटर? वो फीका सा मुस्कुराया। बासिल, तुम्हें लगता है कि मैं अब भी वही राइटर हूँ? लोग बदल गए हैं, उनके ज़ौक़ बदल गए हैं। वो अब नए लिखने वालों को ज़्यादा पसंद करते हैं, और मैं पुरानी किताब की तरह शेल्फ में रख दिया गया हूँ, जिसे कोई नहीं खोलता, ना ही पढ़ना चाहता है। मग में चम्मच चलाते हुए उसकी नज़र भी झुकी हुई थी। हमेशा चमकने वाली आंखें उस वक्त बुझी हुई थी। अजीब बात है, जो शख्स हमेशा दूसरों का ख्वाब देखने की तरकीब देता है, आज वो खुद इतना मायूस हो गया है। तुम्हें लगता है कि कारी सिर्फ नए लिखने वालों को पसंद करते हैं? ये ऐसा है जैसा कहना कि लोग पुरानी मौसीकी सुनना छोड़ देते हैं या पुरानी फिल्में देखना छोड़ देते हैं। बासिल ने ताज्जुब का इजहार किया था। लेकिन यही सच है, ये हकीकत है। मेरा नॉवेल्स पुराने हो गए हैं। मेरे अल्फाज लोगों के दिल में वो जज्बात पैदा नहीं करते जो पहले करते थे। मैं अब लिखने के काबिल नहीं रहा। क्या इसी वजह से इस्तीफ़ा देने का फैसला किया तुमने? बासिल के सवाल पर वो चंद लम्हे खामोश रहा। दूसरे ही लम्हे उसने असबात में सर हिलाया। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उसके बरक्स बासिल पुरसकून बैठा था। तुम्हें मालूम तो है मेरे आखिरी दोनों नॉवेल्स पर कितने कम व्यूज़ और रिव्यूज़ आए थे। इससे तो यही साबित होता है ना कि लोगों को अब मेरी लिखी कहानियाँ मुतासिर नहीं करती। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वो टेक छोड़कर आगे को होकर बैठा था। तुम जानते हो, ये जो तुम महसूस कर रहे हो ये नया नहीं है। हर बड़े राइटर की ज़िंदगी में एक ना एक बार ऐसा लम्हा आता है जब वो खुद पर शक करने लगता है, जब उसे लगता है कि उसमें पहले जैसी बात नहीं रही। पढ़ने वालों को उसका स्टाइल अब बोरिंग लगने लगा है, बल्कि लोग उसे पढ़ना ही नहीं चाहते। तब क्या करना चाहिए? उसने इस्तफसार किया तो बासिल ने कप होठों से लगाते हुए कॉफ़ी का एक बड़ा घूंट हलक में उतारा। तब एक गहरी सांस लेनी है, पेन उठाना है और खुद से कहना है कि अब जाकर मेरा वक्त शुरू हुआ है। अब दुनिया देखेगी कि मैं कैसे रोशन सितारे की तरह चमकता हूँ। क्या कह रहे हो बासिल? एक होपलेस टूटा हुआ आर्टिस्ट जब अपनी मुकम्मल कोशिश करके सारी जान लगाने के बाद भी कुछ हासिल नहीं कर पा रहा हो, तब वो कैसे फिर से खुद को उठने पर मजबूर करेगा? वो ना समझी और उलझन से उसे देख रहा था। एग्जैक्टली, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। ये जो वक्त है ना, ये जो तुम अभी समझ रहे हो कि तुम्हारा करियर ख़त्म हो चुका है, ये असल में तुम्हारी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है। वो मोड़ जहाँ से या तो तुम एक लूज़र की तरह पीछे हट सकते हो, या एक नई कहानी लिखकर दुनिया को ये बता सकते हो कि तुम्हारा असल टैलेंट तो अभी किसी ने देखा ही नहीं है। लेकिन अगर मैं वाकई अच्छा लिखने वाला था
तो ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, जैसे मेरे लफ्ज़ों में वो ताकत नहीं रही। उसके उदासी से पूछने पर वो मुस्कुरा दिया, क्योंकि तुम एक सच्चे राइटर हो। तुम्हें लगता है कि ये नाकामी है, लेकिन हकीकत में ये आगाज़ है। तुम एक सतह से दूसरे सतह पर जा रहे हो। हर आर्टिस्ट, हर मुसन्निफ, हर तख्लीकी शख्स पर यह वक्त आता है, ये वो लम्हा होता है जब पुराने राहें बंद हो रही होती हैं, ताकि तुम कुछ नया, कुछ गहरा तख्लीक कर सको, नए रास्ते तलाश कर सको, नए मंजिलों की तरफ सफ़र शुरू कर सको। हैरत हो रही है मुझे महसूस हो रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है और तुम कह रहे हो कि ये एक नई शुरुआत है। नौजवान की आंखों में ताज्जुब ही ताज्जुब था। बिल्कुल, याद रखो, सबसे खूबसूरत कहानियाँ तकलीफ और बेयकीनी के लम्हों से जन्म लेती हैं। जो तुम अभी महसूस कर रहे हो, ये तुम्हें एक बेहतरीन मुसन्निफ बनाएगा, अगर तुम इससे सीखने के लिए तैयार हो। तो इसका मतलब है मैं अभी भी लिख सकता हूँ। मेरे लफ्ज़ अभी भी किसी के दिल को छू सकते हैं। तुम्हारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई ली जॉन। तुम्हारे लफ्ज़ों में अभी भी रोशनी है, और रोशनी कभी ख़त्म नहीं होती। वो बस वक्त के साथ कभी कभार मध्यम पड़ जाती है। ली जॉन ने गर्दन मोड़ते हुए बाहर उन दरख्तों को देखा था जिनकी शाखें हवाओं से लहरा रही थीं। वो ठंडी हवा उसे अपने अंदर उतरती हुई महसूस हो रही थी, जैसे अंदर किसी चीज़ ने जन्म लिया हो। वो मुस्कुराया था, गर्दन मोड़कर फिर बासिल को देखा। तुम्हारे लफ्ज़ों में जादू है बासिल। अब अगर मेरे लफ्ज़ों का जादू तुम पर चल गया है तो मुझे बताओ, इसका क्या करना है। उसने एक सफ़ेद लिफाफा उसके सामने रखते हुए पूछा, तो ली जॉन ने उसे उठा लिया। वो उसका इस्तीफ़ा था। ये कंपनी खुशकिस्मत है क्योंकि इसके पास तुम्हारे जैसा चीफ एडिटर है। अगर तुम ना होते तो शायद मैं कब का अपने लिखने के शौक़ को अपने अंदर ही दफन कर चुका होता। तुम्हें वाकई दफन करने की ज़रूरत है, लेकिन अपने शौक़ को नहीं, इन सब बुरी सोचों को जो तुम्हें तंग करती हैं, तुम्हें तुम्हारे शौक़ को पूरा करने से रोकती हैं। तुम एक बार सोचो कि तुमने लिखना क्यों शुरू किया था। क्या सिर्फ मशहूर होने के लिए, या इसके लिए कि तुम्हारे लफ्ज़ों में वो ताकत थी जो किसी को दिल को छू सकती है। अगर तुम्हारी तहरीर एक सिर्फ शख्स की ज़िंदगी बदल सकती है, तो क्या वो काफ़ी नहीं? अगर इस पूरी कायनात में तुम्हें एक शख्स भी पढ़ता है, तो तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम उसके लिए लिखो। लिखना कभी मत छोड़ना दोस्त। ये हुनर हर किसी के पास नहीं होता, सिर्फ खुशनसीब लोगों के हिस्से में ही आता है। मैं जिस दिन से तुमसे मिला था, उस दिन से तुम्हारी बातों का गर्विदा हूँ। तुमने इतने राइटर्स की कहानियों की नोक प्लक सवार कर उन्हें बेहतरीन बनाया है। तुम लिखना क्यों नहीं शुरू करते? तुम लिखोगे तो मुझे यकीन है कि बहुत नाम कमाओगे। जैसे कि मैंने कहा कि ये तोहफा होता है जो सिर्फ खास लोगों को ही मिलता है। मैं किंग मेकर हूँ, सिर्फ बादशाह को बना सकता हूँ, खुद बादशाह नहीं बन सकता। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मेरी बात याद रखना, जो जितनी तेज़ी से ऊपर जाते हैं इतनी ही तेज़ी से वापस भी आ जाते हैं। तुम एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़ो। हर सीढ़ी पर तुम्हें ठोकर भी लगेगी, सबक भी मिलेगा और तजुर्बा भी, जो तुम्हें ऊपर ही जमे रहने की मदद देगा, तुम्हें कभी नीचे गिरने नहीं देगा। दूसरों को मत देखो वो कहाँ तक पहुँच गए हैं, तुम अपनी परवाज़ भरो। ये पूरा आसमान तुम्हारा है। अगर मैं गिरने लगा तो गिर जाना, लेकिन गिरे मत रहना, फिर से उठ खड़े होना। तुम जितनी दफ़ा गिरोगे उतने ही मजबूत बनोगे। ना उम्मीद मत हो, वक्त पर भरोसा रखो। वक्त सबसे बड़ा चैंसर है। पल भर में किसी को राजा तो किसी को फ़कीर बनाने की अहलियत रखता है। तुम्हें विंसेंट वैन गोग की कहानी मालूम है? उसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक पेंटिंग बेची थी, और आज उसकी पेंटिंग्स दुनिया की सबसे कीमती आर्ट में शुमार होती हैं। जो चीज़ आज नज़रअंदाज हो रही है, वो कल दुनिया के लिए कीमती असासा भी बन सकती है। सवाल यह है कि तुम वक्त से पहले हार मान लोगे या आने वाले बेहतरीन वक्त का इंतज़ार करोगे। बासिल ने बात ख़त्म करके चश्मा उतार कर मेज़ पर रख दिया था। मग से कॉफ़ी का आखिरी घूंट भरा और उसका जवाब जानना चाहा। हमारी कंपनी के लिए लिखना जारी रखोगे ली जॉन? उसके नरम और दोस्ताना अंदाज पर उसने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। अगर तुम मेरी हिम्मत बंधाने के लिए मौजूद हो, तो मेरी बुरी सोचें भी मुझे लिखने से रोक नहीं पाएंगी। उसका जवाब सुनकर वो हंस पड़ा। यही सुनना चाहता था मैं। मुझे खुशी है कि मैंने एक बेहतरीन मुसन्निफ को उसके शौक़ को दफनाने से बचा लिया। थैंक यू बासिल, तुम सच में एक बेहतरीन इंसान हो। वो तशक्कुर से बोल रहा था। एजेंसी से काम ख़त्म करके अपार्टमेंट जाने के बजाय उसने गाड़ी अपने फेवरेट रेस्टोरेंट के रास्ते पर डालती थी। जब कभी उसका मूड डाउन होता तो वो उसे अच्छे से बेहतरीन से डिनर से ही ठीक किया करता था। इस गली में ज़्यादातर रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप्स ही थी।
लेकिन आज आम दिनों के मुकाबले में रश कम था। वो पार्किंग के लिए जगह ढूंढ रहा था, तभी उसकी गाड़ी को एक ज़ोरदार झटका लगा था। पीछे से उसकी गाड़ी को किसी ने ज़ोर से हिट किया था। उसका सर बुरी तरह से स्टीयरिंग से टकराया था। उफ, ये क्या था? उसने कराहते हुए खुद को संभाला। बैक व्यू मिरर से देखा तो पीछे एक गाड़ी खड़ी थी। वो दरवाजे खोलकर बाहर निकला तो 4 नकाबपोश हाथों में नुकीले हथियार लिए उसे दिखाई दिए थे। ये क्या बदतमीजी है? गाड़ी का टूटा हुआ बम्पर देखते हुए उसने तेज भरे अंदाज में पूछा था, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया था। जिसके हाथ में एक नुकीला खंजर था वो अपनी जगह से हरकत करते हुए जरीर के सेंध बढ़ने लगा था। उसके सर में टीस उठ रही थी। शूटिंग में कई दफ़ा उसने लड़ाइयाँ की थी, लेकिन वो इतनी मसनूई होती थी। जरीर वो दावपेच यहाँ नहीं आजमा सकता था। अगर हकीकत बयान की जाती तो हकीकत यही थी कि जरीर कादिर एक्टिंग में जितना बासलाहियत था, फाइटिंग में उतना ही ज़ीरो। उसे लड़ना नहीं आता था। कभी मौका ही नहीं मिला था कि वो अपनी इस कमज़ोरी को पहचान पाता। जब कभी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हत्थे चढ़ जाता था तो ज़ईम हमेशा उसके साथ होता था, और ऑन ज़ईम जैसे ब्लैक बेल्ट के साथ होते हुए उसे अपनी जगह से उठने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज वो उसके साथ नहीं था, जिसका एहसास जरीर को बुरी तरह हो रहा था। वो इस सिचुएशन में सिर्फ एक काम कर सकता था, वो वहाँ से भाग सकता था। वो दौड़ने में महारत रखता था। स्कूल में कई मेडल्स उसने जीते थे। खतरनाक इरादे रखने वाले वो उसे नुकसान पहुँचाने के लिए तैयार नजर आ रहे थे, और जरीर कादिर ऐसे में पैनिक होने के बजाय अपने दिमाग को हाजिर करते हुए सोच रहा था कि उसे यहाँ से कैसे अपनी जान बचानी है। और उसे रास्ता मिल गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम पीछे हटाने लगा। फिर यकलक थी, उसने दौड़ लगा दी थी। वो वहाँ से ऐसे भागा कि मुड़कर पीछे नहीं देखा था। वो सब भी उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। वो नहीं जानता था कि वो कौन सी गलियों में दौड़ रहा था। जगहों के बारे में भी उसे कोई आइडिया नहीं था। उसके दिमाग में बस एक सोच थी, उसे खुद को बचाना था। मुसलसल भागते हुए वो जोंगशान स्ट्रीट तक आ गया था, जहाँ ज़्यादा रश नहीं था। सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही गुजरते हुए दिखाई दे रहे थे। तेज तनफ्फुस के साथ वो चारों ओर नजरें घुमा रहा था। तभी उसे कैफे नजर आया। वो सामने ही था। बटरकप की लाइट ऑफ थी। स्टाफ अपने घर जा चुके थे। सिर्फ मनल और जांगवान ही वहाँ मौजूद थे। आज उसे 7-Eleven भी नहीं जाना था शिफ्ट करने। आज का सारा दिन उसने बटरकप पर ही गुजारा था। अभी भी वो सारे बेतरतीब पड़ी कुर्सियों को ठीक करने के बाद मेज़ों को भी क्लीन कर रहा था, जबकि वो काउंटर के पीछे खड़ी रजिस्टर में आज के दिन के सेल्स वगैरह देख रही थी। वैलेंटाइन डे आ रहा है, मुझे लगता है यहाँ थोड़ी डेकोरेशन करनी चाहिए, तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने रजिस्टर बंद करते हुए जांगवान से पूछा, जो स्टैंड पर से कोट उतारते हुए पहन रहा था। जैसा आपको मुनासिब लगे, उसने साने उचकाते हुए कहा। तुम मेरी बातों में हमेशा मेरी हिमायत ही करते हो, कभी अपनी राय भी दिया करो। जैसे कि अभी तुम ये भी कह सकते थे, बेहतरीन ख्याल है, आपको ये लाजमी करना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कल ही शॉपिंग पर चलते हैं, कुछ ज़बरदस्त सा डेकोरेशन का सामान खरीद कर लाते हैं। उसकी बात सुनते ही वो मुस्कुरा दिया था। मैंने ये इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं शॉपिंग पर नहीं जा सकता, मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें शॉपिंग करना पसंद नहीं है? नहीं। चलो, तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में कुछ तो पता चला मुझे। वो बिना जवाब दिए बाहर निकल आया था। लेकिन तुम नहीं जाओगे तो मेरे साथ फिर कौन जाएगा? वो उसके पीछे बाहर आई थी, जहाँ जोंगशान स्ट्रीट रोशनियों में जगमगा रही थी। सर्द हवाओं में इजाफा होने लगा था। पहले कौन जाया करता था? जकी। उसके इस्तफसार पर उसने फ़कत इतना ही कहा था। अब तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। मनल ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए उसे देखा था। मैं एक्स्ट्रा शिफ्ट कर लूँगा। उसकी बात पर मनल के चेहरे पर खफगी दर आई थी। शॉपिंग करना उसे इतना नापसंद था कि वो एक एक्स्ट्रा शिफ्ट करने को तैयार था। इस एक्स्ट्रा शिफ्ट की पेमेंट नहीं दूंगी मैं तुम्हें, मंजूर है? वो कुछ बोलते हुए दरवाज़ा बंद करने लगी थी, तभी कोई तेज़ी से उसके साथ से होते हुए कैफ़े के अंदर भागा था। वो उस अचानक बड़ी अफ्ताब पर सुन रह गई थी। शांगवान खुद समझ नहीं पाया था कि क्या हुआ है। मनल का दिल बुरी तरह कांपा था। उसे लगा शायद कोई चोर उचक्का है। उसने डरते हुए जांगवान को देखा, जो फौरन उसके पास आया था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, तभी उन दोनों की निगाहें उन 4 लोगों पर पड़ी थी जो भागते हुए वहाँ पहुँचे थे। किसी लड़के को देखा तुम दोनों ने? उसने सफ़ेद शर्ट पहनी हुई है, एक ने कड़क लहजे में उनसे पूछा, जिन्होंने बेइख्तियार ही एक दूसरे को देखा था, फिर कैफ़े के बंद दरवाजे को। मनल की नज़रें उन हथियारों को देख रही थी। वो बदमाश शायद उस लड़के को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। वो उस तरफ भागा है, आगे से राइट।
उसके अचानक से बोल पड़ने पर जांगवान ने हैरानगी से उसे देखा था। उनके वहाँ से जाते ही वो बेसाख्ता ही कैफ़े के अंदर आई थी। जांगवान ने उसकी तकलीफ की थी। पूरा कैफ़े अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने स्विच बोर्ड से सारी लाइट्स रोशन की थी और पूरे कैफ़े में नजरें दौड़ाई थी। वो कहीं नहीं दिखाई दिया था। तुम जो कोई भी हो, बाहर निकल आओ, वो यहाँ से चले गए हैं। वो जो काउंटर के पीछे छुपा हुआ था, उसने शुक्र की एक गहरी सांस खारिज करी और फिर काउंटर पर दोनों हाथ रखते हुए उठ खड़ा हुआ। तुम? मनल उसे देखकर बुरी तरह चौंकी थी। तुम? जरीर भी उसे पहचान गया था। तुम्हें एक्टिंग छोड़कर किसी माफिया तंजीम को ज्वाइन कर लेना चाहिए। वो ग्लास वॉल के पास पड़ी टेबल के गिर्द रखी हुई चेयर पर बैठा था। तब मनल की बात सुनकर उसकी तरफ देखा। माफिया तंजीम? पिटने के लिए? क्योंकि मारना तो मुझे आता नहीं है। उसने जांगवान के फ़ोन से जेम को कॉल करके मुख्तसर सिचुएशन बताकर फ़ौरन बटरकप कैफ़े पहुंचने के लिए कहा था। जांगवान ने उसे कॉफ़ी के साथ डोनट्स भी दिए थे खाने के लिए, जिनके साथ वो अब सुकून से इंसाफ कर रहा था। लेकिन उसका इत्मीनान मनल से हजम नहीं हो रहा था। वो कैसा इंसान था? लोग उसकी जान लेने के लिए उसके पीछे पड़े हुए थे और उसे इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। उस दिन भी तुम ऐसे ही जान बचाकर भागे थे। उसने नजरें उठाकर उस लड़की को देखा था जिसकी सियाह आंखें चश्मे के पीछे से भी उसे घूर रही थी। किस दिन? अच्छा हाँ, उसने नासमझी से पूछा, लेकिन फिर जहन के पर्दे पर वो रात नमूदार हुई थी। मुझे लड़ाई झगड़ा करने से ज़्यादा भागना ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगता है, क्योंकि अगर फाइटिंग में किसी का नाखून भी मेरे चेहरे को लग गया तो मेरे लिए ये बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं। तुम्हें जहाँ अपने सलाहियतों के जोहर दिखाने चाहिए वहाँ से तुम भाग जाते हो और बिला वजह के लोगों को मारकर हीरो बनने की कोशिश करते हो। मैंने कब किसी को मारा है? वो हैरान हुआ था। उस दिन मॉल के बाहर उस चोर को जो इतनी बुरी तरह से पीटा था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। हाँ, और वीडियो बनाकर वायरल भी करवाई थी। वो तू बतू बोला, इस बात को लेकर मुझ पर तंज करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा वो गुस्सेला मैनेजर पहले ही मुझ पर केस करने की धमकी दे चुका है। मैंने जेम को कहा था कि उस लड़की को कुछ ना कहना, वो फिर भी तुम्हारे पास आया था। ना सिर्फ आया था बल्कि बहुत बातें भी सुनाई थी मुझे। वो कौन लोग थे? इस सारे वक्त के दौरान जांगवान पहली दफ़ा बोला था। जरीर ने नजरें उठाकर उसे देखा, फिर शाने उचका दिए। मालूम नहीं, पहले मेरी गाड़ी को हिट किया था और फिर मुझे भी मारना चाहते थे। तुमने लड़ाई शुरू की होगी पहले। मैं तो उन्हें जानता तक नहीं। यूशान को तो जानते थे ना? उसने कुछ तंज से पूछा। यूशान? उसका क्या है जिक्र? उसे क्यों मारा तुमने? क्योंकि लड़ाई तुमने ही शुरू की थी, पहले उसे पंच मार कर। तुमने वो वीडियो देखी है जिसमें मैं उसे मार रहा हूँ। तुमने वो नहीं सुना जो उसने मुझे कहा था? वो रुखाई से बोला। ऐसा भी क्या कह दिया था जो तुमने उसे इतनी बुरी तरह से मारा? वो मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? हाउ रूड। हमने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें कम से कम ठीक से बात करनी चाहिए हमसे। सीने पर बाजू बांधे वो नाराज़गी से जरीर को देख रही थी। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता तभी दरवाज़ा खुला था और वो तकरीबन भागता हुआ उसके पास आया था। सर, जरीर सर, आप ठीक हैं? उसे देखकर मनल के चेहरे के जाविये बिगड़े थे, जिसे उसने छुपाने की कोशिश भी नहीं की थी। आपको यकीन है कि वो 4 लोग ही थे? कुछ देर बाद वो दोनों आमने सामने बैठे थे। जैम उससे उन लोगों के बारे में पूछ रहा था। हाँ, 4 ही थे। जैम के सवालिया और संजीदा अंदाज के बरक्स वो नॉर्मल और सुकून में बैठा हुआ था। फिर से 4? उसके जबड़े भिज गए थे। एक दबा दबा सा उलझन भरा गुस्सा उसके चेहरे पर दिखाई देने लगा था। कुछ हुआ है? जरीर ने ना समझी से उसके चेहरे के बदलते हुए तासुरात को देखकर पूछा था, जिसने गहरी सांस खारिज करते हुए खुद को कुछ बोलने के लिए तैयार किया था। जिस अनजान नंबर से वो कॉल करता है, उसके सारे नंबर्स को अगर सिंगल डिजिट में लाया जाए तो वो तब भी 4 ही बनता है। हर दफ़ा एक अलग नंबर से कॉल करता है और हर दफ़ा उस नंबर को डिकोड करने पर 4 ही सामने आता है। कभी सुबह के 4:44 पर कॉल तो कभी शाम के 4:44 पर, और कभी अगर दिन में किसी वक्त कितने ही बजे कॉल आए तो तब भी 4 ही बनता है। जैसे कल उसने 9:13 पर कॉल की थी। 9 और 13 को सम किया जाए तो 22 बनता है और 22 को सिंगल डिजिट में लाया जाए तो फिर से 4 बनता है। ये कुछ हैरत अंगेज नहीं है? हैरत अंगेज क्या है इसमें? हो सकता है वो मैथ्स में अच्छा हो। उसने शाने उचकाते हुए लापरवाही से कहा था। शायद उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, या शायद वो जाहिर नहीं करना चाहता था। यकीनन अपनी इसी खूबी का वो फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि आप मैथ्स में अच्छे नहीं हैं। जैम कहना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी कह गया, क्योंकि उसे किसी बड़े खतरे के आने की शिद्दत से एहसास हो रहा था। लेकिन जरीर उसकी बात को संजीदा लेने को तैयार नहीं था।
मैनेजर ज़ईम। ज़रीर ने बस उसका नाम लेने पर ही इक्तफा किया था। नंबर 4, आखिर क्या है इसमें ऐसा? 4 अप्रैल मेरी बर्थडे। ज़ईम की उलझन भरी आवाज़ पर उसने सुकून से जवाब दिया था। चौथे महीने की चौथी तारीख। उसके जहन में झमाका हुआ था। वो फ़ौरन सीधा हो बैठा था। कोट की अंदरूनी जेब से पेन निकाला और टिश्यू बॉक्स से चंद टिश्यू खींचकर सामने रखे। फिर उसने उन पर 4 नंबर्स लिखे। 1993 ज़रीर का सन पैदाइश। फिर उनको प्लस करने लगा। आखिर में उन नंबर्स को सिंगल डिजिट में लाने के बाद उसने बेसाख्ता ज़रीर को देखा था, जो उसे ही देख रहा था। और इस दफ़ा ज़रीर के चेहरे पर भी संजीदगी आई थी। उसके सर्द निगाहें टिश्यू पेपर्स को देख रही थी, जहाँ स्याह पेन से नंबर 4 लिखा हुआ था। 4 4 4। शुक्र है इन्हें प्लस करने के बाद 4 नहीं 3 बनता है। उसकी संजीदगी बस इतनी सी देर थी। वो फिर से अपनी ही जोन में लौटते हुए बोला, लेकिन ज़ईम ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो किसी गहरी सोच का शिकार लग रहा था। एक 4 और भी है। कौन सा? मौजूदा साल 2020 चल रहा है, यानी नंबर 4। इसे इत्तफाक नहीं कह सकते। जांगवान किसी से कॉल पर मसरूफ़ था। ज़रीर का वहाँ से उठने का कोई इरादा उसे नज़र नहीं आया था। वो काफ़ी रिलैक्स अंदाज में बैठा हुआ था। डोनट और कॉफ़ी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था और ज़ईम उसके सामने बैठा हुआ उससे कुछ पूछ रहा था। सिर्फ वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। तुम इस बारे में इतनी गहराई से मत सोचो। लेकिन इसे नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है? नंबर 4 में यकीनन कुछ तो ऐसा है जिसके बारे में वो हमें आगाह कर रहा है। ये कोई खुफिया पैगाम भी हो सकता है इसकी तरफ से। खुफिया पैगाम, वो भी 4 नंबर में? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। मैंने कहा ना, ज़्यादा मत सोचो। वैसे जानते हो, ये मेरा चौथा डोनट है। उसने हाथ में पकड़े डोनट की तरफ इशारा किया। ज़ईम ने प्लेट को देखा था, जो अब खाली हो चुकी थी। 4 डोनट, क्या यह भी उसकी किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है? ज़रा बताओ। लेकिन ज़ईम कुछ नहीं बोला। मनन ने बेदिली से उसके लिए कॉफ़ी बनाई थी। हालांकि दिल तो चाह रहा था कि बॉस और उसके मैनेजर को फ़ौरन निकाल कर बाहर कर दे, लेकिन फिर इखलाकियात आड़े आ गई। वो जब ट्रे में कॉफ़ी का मग रखे उनकी मेज़ के नज़दीक आई तो ज़ईम के चेहरे पर उलझन का तासुर था, जबकि ज़रीर पुरसकून था। मनल की नज़रें टिश्यू पेपर को देख रही थी, जहाँ काफ़ी दफ़ा नंबर 4 लिखा गया था। नंबर 4? क्या कुछ डिकोड कर रहे हो मैनेजर ज़ईम? मनल ने गैर संजीदा से अंदाज में पूछा। आम सा नंबर है, इसमें भला क्या छिपा होगा? जवाब ज़रीर ने दिया था, वो भी लापरवाही से। नंबर्स आम नहीं होते। मनल की बात पर उन दोनों ने उसे देखा था। ज़ईम सुनना चाहता था कि वो अपनी इस बात को कैसे एक्सप्लेन करेगी, जबकि ज़रीर की आंखों में ऐसा कुछ नहीं था। वो कुछ जानना नहीं चाहता था, वो बस उसे देख रहा था और उसे देखते ही रहने की दिल में कहीं एक ख्वाहिश सी जागी थी। इनमें क्या खास बात होती है? कशिश शक्ल का फॉर्मूला क्या है? रोशनी की रफ्तार कितनी है? ज़मीन, चांद और सूरज का फासला किसने तय किया? ज़ईम खामोश हो गया। ज़रीर ने कोहनी मेज़ पर टिकाते हुए कहा, इक्वेशंस और फॉर्मूले? मिनल ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, ये कायनात के खुफिया नंबर्स हैं। हमने इनका नाम फॉर्मूले रख दिया है, लेकिन हकीकत में ये एक कोड है जिसके मुताबिक पूरी दुनिया बनी है। कदीम मिस्रियों ने अपने एहराम एक ख़ास नंबर के तनासिब पर बनाए ताकि वो हज़ारों साल तक कायम रहे। पाइथागोरस ने कहा था, हर चीज़ नंबर से बनी है। इस कायनात की बुनियाद सिर्फ रियाजी के ऊपर है। अफलातून ने कहा था, रियाजी किसी मादवी चीज़ का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये अपनी एक अलग वजूद और पहचान रखता है। रेने डिकॉर्ड ने कहा था कि कायनात को सिर्फ रियाजी की मदद से समझा जा सकता है। जब इतने बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने ये थ्योरी पेश की है, वो यकीनन कोई बेवकूफ़ और सन के इंसान तो होंगे नहीं। मनल ने बारी बारी उन दोनों को देखा। वो उसकी बात से मुत्तफिक नजर नहीं आ रहे थे। शायद उन्हें मज़ीद तफसील चाहिए थी। उसने गहरी सांस भरी, ट्रे को ज़ईम के सामने रखा और चेयर घसीट कर बैठ गई। फिर ज़ईम के सामने रखा हुआ पेन और सादे टिश्यू उठाकर अपने सामने रखे। देखो, नंबर्स को इजी नहीं लिया जा सकता। जानते हो, मुख्तलिफ तहजीबों और मज़ाहब में 7 को मकसद और पुरअसरार माना गया है। मिलर के कानून के मुताबिक आमतौर पर इंसान एक वक्त में 7 चीज़ें आसानी से याद रख सकता है। केमिस्ट्री में रोशनी के 7 रंग हैं, म्यूज़िक में 7 बुनियादी नोट, इसासियत के 7 गुना, हिंदू मत में 7 जन्मों का यकीन, कुरान व हदीस में 7 आसमान 7 ज़मीन, खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर, हफ्ते के 7 दिन, कदीम तहजीबों में बाइबल और हिंदू सकाफत में भी नंबर 7 को मुकद्दस माना जाता है।
7 नंबर की तो अपनी ही एक अलग दास्तान है। और अगर नंबर 13 की बात करें तो मगरबी माशरों में 13 को बदकिस्मती का नंबर समझा जाता है, लेकिन कुछ तहजीबियों में ये ताकत की अलामत है। बाय द वे, 1 और 3 को प्लस किया जाए तो नंबर 4 ही बनता है। होटल्स और इमारतों में 13वीं मंजिल नहीं होती। एयरलाइंस में सीट नंबर 13 नहीं रखा जाता, मगर कदीम माया तहजीब में 13 को खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। बाज़ लोग एंजल नंबर्स पर यकीन रखते हैं, जैसे 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4। माना जाता है कि अगर बार बार एक मखसूस नंबर नज़र आए तो ये कोई पैगाम हो सकता है। 1 1 1, नई शुरुआत। 2 2 2, ज़िंदगी में तवाज़ुन। 3 3 3, ज़हनी व रूहानी तरक्की। 4 4 4, तहफ़्फ़ुज़ और इस्तिहाक। मगरबी सकाफ़त में 6 6 6 को शैतान का नंबर कहा जाता है। बाइबल के मुताबिक 6 6 6 शैतान से मुंसलिक है। बहुत से लोगों ने इस नंबर को देखने के बाद अजीब व गरीब हादसात होने का दावा किया है, मगर हकीकत में यूनानी ज़ुबान में 6 6 6 एक कदीम बादशाह का आददी कोड भी था। कंप्यूटर, क्वांटम फिज़िक्स और नंबर 1 और 0 बाइनरी कोड सिर्फ 2 नंबर्स पर मुश्तमिल होता है, 1 और 0। हमारी सारी डिजिटल दुनिया, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट सिर्फ इन्हीं 2 नंबर्स पर बनी है। ये साबित करता है कि सिर्फ 2 नंबर्स पर पूरी कायनात को चलाने की ताकत रखते हैं। अगर कायनात एक किताब होती तो नंबर्स ही इसके अल्फाज होते। और बात करें नंबर 4 की तो ताइवान, चीन, जापान और कोरिया में 4 को मौत का नंबर माना जाता है, क्योंकि इन ज़बानों में 4 लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ मौत के लफ्ज़ से मिलता जुलता है। अस्पतालों में कमरा नंबर 4 नहीं रखा जाता। बाज़ इमारतों में चौथी मंजिल के नाम 3A या कुछ और रखा जाता है। वैसे तुम नंबर 4 को डिकोड क्यों कर रहे थे? ज़ईम और ज़रीर एक दूसरे को देख रहे थे। जो बात वो इतना दिमाग लगाने के बाद भी नहीं समझ पा रहे थे, वो मनल जलील ने चंद मिनटों में ही उन्हें समझा दी थी। नंबर 4 यानी मौत। ज़रीर और ज़ईम की कैफियत मुख्तलिफ नहीं थी। एक बार की रवान दोनों को अपने रगों में दौड़ती हुई महसूस हुई थी। तुम कैसे इस बारे में इतना सब जानती हो? ज़रीर को उसकी मालूमात में न मुतासिर क्या था। किताबों में पढ़ा है मैंने, तुमने नहीं पढ़ा कभी? मैं किताबें नहीं पढ़ता लेडी। तुम किताबें नहीं पढ़ते? अच्छा, तुम उन लोगों में से हो जो कहते हैं किताब उठाते ही हमारे हाथ दर्द करने लगते हैं, किताब के अल्फाज हमारे सामने नाचते हैं और सफ़ात देखकर तो सर दर्द होने लगता है। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? ज़रीर ने उसकी बात का बुरा मनाए बगैर पूछा था। बदजोक, मनल ने बर्जस्ता कहा था। हकीकत पसंद। ज़ैम की सपाट आवाज़ भी उसके साथ ही उभरी थी। वो दोनों शायद कभी किसी बात पर मुत्तफिक हो ही नहीं सकते थे। तुम क्या करती हो वैसे? ज़रीर ने दिलचस्पी से उसे देखते हुए पूछा था। जिस जगह तुम बैठे हो मैं इस जगह की मालिक हूँ, एक कैफ़े ओनर जो किताबों से शगफ रखती है। उसकी दिलचस्पी मजीद बढ़ी थी। वैसे तुम्हारे चेहरे से ही पता चल रहा है कि तुम किताबों और कॉफ़ी से कितनी मोहब्बत रखती हो। तुम्हें चेहरे पढ़ने आते हैं? उसकी हैरानगी से पूछने पर उसने नफ़ी में सर हिलाया। ये ग्लासेस, डार्क सर्कल्स और एक्नी। कैफीन की ज़्यादती, नींद की कमी, स्ट्रेस और एंजाइटी की अलामत। अपनी रूटीन ठीक करो, हेल्दी डाइट लो, कुछ अरसे में ही ग्लासेस और एक्नी सब खत्म हो जाएंगे। मनल उसके चेहरे को देख रही थी। कितनी साफ और चमकदार जिल्द थी ज़रीर कादिर की, जिस पर एक छोटा सा दाग तक नहीं था। मशवरे के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरा टैलेंट मेरा चेहरा नहीं है, मेरा टैलेंट ये है। उसने उंगली से अपनी कनपट्टी पर दस्तक दी थी। तुम्हारा टैलेंट तुम्हारा चेहरा है, इसलिए तुम इसका ख्याल रखते हो। मेरा टैलेंट मेरा दिमाग है, तो मैं इसका ख्याल रखती हूँ। टैलेंट? किताबें पढ़ना टैलेंट कब से हो गया? वो हैरानगी से बोला। मैं किताबें लिखती हूँ बेवकूफ़। तुम लिखती भी हो? स्ट्रेंज, इसमें इतनी हैरत अंगेज़ क्या बात है? एजेंसी में काफ़ी राइटर्स को देखा है मैंने, लेकिन वो सब खैर छोड़ो। एक यंग राइटर से मिलने का तजुर्बा मेरे लिए नया है। मेरे लिए भी? सॉरी, वो उसकी बात नहीं समझा था। एक अदाकार से मिलने का तजुर्बा मेरे लिए भी नया है। उसने कॉलर झटकते हुए हाथ जलाया। तुम्हें फ़ैन मूवमेंट का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपने दूसरे फैंस की तरह ट्रीट नहीं करूँगा। तुम उन सब से खास हो। उसके अंदाज में कुछ मायने खेजी थी। लेकिन मैंने तो कहा ही नहीं कि मैं तुम्हारी फ़ैन हूँ। जब पहली दफ़ा हम मिले थे तब भी तुम्हें यही गलतफहमी हुई थी, और मैंने तब भी इसे दूर करने की कोशिश की थी। उन दोनों की तरफ से बेनियाज ज़ईम पीछे को टेक लगाकर बैठा हुआ था।
दोनों हाथों में फ़ोन पकड़े तेजी से कुछ टाइप कर रहा था। एक लम्हे के लिए उसकी उंगलियां थमी थी, पेशानी पर चंद बल नमूदार हुए थे। उंगली और अंगूठे की मदद से स्क्रीन को जूम किया, फिर एक थकी हुई सांस खारिज करते हुए जरीर को देखा। उसका गाड़ी का नंबर। उसकी बात पर मनल और जरीर दोनों ने उसे देखा था, लेकिन वो सिर्फ जरीर को देख रहा था। जिस गाड़ी ने आपकी गाड़ी को हिट किया था, CCTV फुटेज से उसका नंबर मिल गया है, DRG4444। अब के उसने स्क्रीन जरीर के सामने की थी। तुमने यहाँ बैठे बैठे CCTV फुटेज कैसे निकलवाई? मनल को उनकी बात कोई पल्ले नहीं पड़ी थी, लेकिन जिस चीज़ ने उसे हैरान किया था वो पूछे बगैर नहीं रह सकी। लेकिन उसके पूछने पर जरीर और ज़ईम ने बेसाख्ता उसे देखा था। गोल्डन स्टार एजेंसी की सिक्योरिटी टीम टॉप क्लास थी। जरीर का मैनेजर बनने से पहले वो इसी डिपार्टमेंट में चीफ के तौर पर काम करता था, इसलिए ज़ईम के लिए ऐसी छोटी मोटी मालूमात निकलवाना चुटकी का काम था। तुमने अपनी कॉफ़ी ख़त्म नहीं की? मनल ने उसके कप को देखा, जिसमें से 2 घूंट ही लिए गए थे। मैं सिर्फ इतनी ही पी सका। क्यों, क्या तुम कॉफ़ी नहीं पीते? उसने हैरानगी से पूछा। इस तरह की नहीं पीता। इस तरह की? उसका दिमाग भग से उड़ा। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? वही जो आपने समझा, वो बेतासुर से अंदाज में बोलकर उठ कर चला गया था। उसके लब हैरानगी से हवा हुए थे। वो कितना बदतमीज़ था। उसके मुंह पर कह कर गया था कि उसने बदमज़ा कॉफ़ी बनाई थी। लब भींचकर उसने शरीर को देखा, जो पहले से उसी तरफ मुतवज्जा था। तुम जानते हो तुम्हारा मैनेजर कितना बद इखलाक है? मैं इस पर कोहनी टिकाते हुए वो अब उससे मुखातिब हुई थी, जो पूरी दिलजमई से उसकी जानी मुतवज्जा हुआ था। पहली दफ़ा जब ये मेरे कैफ़े में आया था तो इसने मुझे धमकी दी थी कि तुम्हें डिफेम करने के लिए मुझे सू करेगा। दूसरी दफ़ा कैफ़े आया तो तब इसने कहा था कि मैंने अपने कैफ़े में लोकल कैमरे लगवाए हुए हैं, जिसकी वजह से उसका काम नहीं बना। और अब तीसरी दफ़ा जब ये कैफ़े आया है तो कह रहा है कि मैं बदमज़ा कॉफ़ी बनाती हूँ। वो नाखुशी से ज़ईम की शिकायत कर रही थी। मेरा मैनेजर बातें दिल में रखने का कायल नहीं है। बाज़ दफ़ा मुझे भी बेनकात सुना देता है, लेकिन असल में इसे कैफीन का शौक़ नहीं है। तुम्हारी बनाई गई कॉफ़ी को फिर भी इसने चख लिया है, वरना तो कॉफ़ी की खुशबू सूंघ कर ही चेहरे पर मास्क लगा लेता है। फिर ऐसे पोज क्यों कर रहा है कि मेरे मुकाबले में अगर कोई छोटा बच्चा भी कॉफ़ी बनाए तो मुझसे बेहतर बनाएगा? उसने नाराज़गी से पूछा था तो जरीर ने शाने उचका दिए, साथ ही नज़रों को जाविया बदल कर उसे देखा। क्या तुम भी मुझे नहीं जानते? उसने अचानक ही जांगवान को मुखातिब करके पूछा था। वो फिल्मी ड्रामे देखने वाला इंसान नहीं है, इसलिए अगर वो तुम्हें नहीं भी जानता तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। जांगवान के बजाय जवाब मनल की तरफ से उसे आया था। मेरे फ्रेंड्स अगर मुझे इत्तेफाक से कहीं मिल जाए तो ऑटोग्राफ सेल्फी की फरमाइश करते हुए इतने एक्साइटेड होते हैं, इतनी खुशी का इजहार करते हैं जैसे उनका कोई ख्वाब पूरा हो गया हो। लेकिन मैं, तुम और तुम्हारा ये बारिस्ता दोनों ही मुख्तलिफ हैं। हम सेंसिबल लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ को क्रश नहीं बनाते। वो भी तो हमारे जैसे मामूली से इंसान ही हैं, उनके लिए क्या इतना पागल होना। वो ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर बोल रही थी। जरीर निचला लब दांतों तले दबाकर दिल से मुस्कुरा दिया था। क्यों हंस रहे हो? उसने तुनक कर पूछा। इतनी बड़ी बात कहने से पहले तुम्हें अपने फ़ोन का वॉलपेपर चेंज कर देना चाहिए था। वो बोलते हुए उठ खड़ा हुआ और मनल पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया। उसने टेबल पर पड़ा अपना फ़ोन देखा, जिसकी स्क्रीन बुझी हुई थी। उसने पावर बटन दबाकर उसे ऑन किया था तो एक कोरिया के मशहूर सिंगर की तस्वीर जगमगा रही थी। उसने मुड़कर जरीर को देखा, जो जांगवान के पास खड़ा हुआ कोई बात कर रहा था। हम तुम दोनों को ड्रॉप कर देंगे, साथ आ जाओ। मनल के वहाँ आने पर वो बोला, मेरी बिल्डिंग पास ही है, तुम ऐसा करो जांगवान को ड्रॉप कर दो, उसे तो चेंग जाना है, काफ़ी वक्त लग जाएगा इसको। तोचेंग? तुम तोचेंग से आते हो? वो तो काफ़ी दूर है। उसने हैरानगी का इजहार किया। शुक्रिया, लेकिन मैं मेट्रो से चला जाऊँगा। वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा ना? वैसे भी हमने इसकी जान बचाई है, इसे शुक्रिया कहने का मौका देना चाहिए हमें। उसने जांगवान को कायल करते हुए कहा था। मेरी गाड़ी यहाँ से 10 मिनट के फासले पर है, ज़ईम हमें वहाँ ड्रॉप करके। वान, क्या नाम था तुम्हारा? उसने जहन पर जोर देते हुए उसे मुखातिब किया। जांगवान। हाँ जांगवान। ज़ईम फिर तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा और तुम्हें, तुम्हारा घर तो करीब ही है, मैं छोड़ दूंगा। मनल को देखते हुए उसने बात मुकम्मल की। आप जानते हैं ये कहाँ रहती हैं? ज़ईम ने सरगोशियाना से अंदाज में पूछा तो उसने अस्बात में सर हिलाया। जरीर के साथ साथ मनल को भी वो रात पूरी जजियात से समित याद आया था, जब वो दोनों स्ट्रीट क्रिमिनल से जान छुड़वा कर भागे थे। दोनों ही उसे याद करके अपनी अपनी जगह मुस्कुरा दिए थे। कुछ देर बाद ही ज़ईम उन दोनों को
चीफिंग स्ट्रीट पर ड्रॉप करके जांगवान के साथ वहाँ से चला गया था। जरीर एंगेजमेंट में चाबी लगा रहा था और मनल सीट बेल्ट लगा रही थी। इन दोनों का सफ़र कितना बोरिंग होने वाला है, दोनों ही बोलने के शौकीन नहीं है। जरीर ने बैक व्यू मिरर में देखते हुए बाल सेट करते हुए इजहार ख्याल किया था। मेरे बारिस्ता को बोलने का शौक नहीं है, लेकिन तुम्हारा मैनेजर जब किसी को बातें सुनाने पर आता है तब देखा करो उसे, मजाल है एक सेकंड के लिए भी उसकी ज़ुबान रुक जाए। तुम और ज़ैम मुख्तलिफ मिजाजों के इंसान हो, मैं मुख्तलिफ मिजाज की हूँ और वो बदमिजाज है। उसके बर्जिस्ता कहने पर वो हंस पड़ा। आज का मेरा पूरा दिन इतना फजूल गुजरा था, लेकिन यकीन करो तुम्हारे साथ गुजारा गया ये वक्त मेरा मूड फ्रेश कर गया है और मैं तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। डोनट्स और कॉफ़ी के लिए? मनल के पूछने पर वो चौंका, फिर मुस्कुरा दिया। वो उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं थी, फ़ोन पर मसरूफ़ थी। उसे याद आया था कि शुक्रिया के तौर पर कुछ देर पहले उसकी जान बचाने के बदले वो अपने और अपने बारिस्ता के लिए लिफ्ट के डील कर चुकी थी, इसलिए उसका फिर से शुक्रिया अदा करना गैर ज़रूरी था। हाँ, डोनट्स और कॉफ़ी के लिए, इस्बात में सर हिलाते हुए कहकर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। तो क्या तुम सच में मिस्र से हो? क्यों, क्या मैं तुम्हें मिस्री शहज़ादा नहीं लगता? उसके तजस्सुस भरे अंदाज पर उसने तुनक कर पूछा। मिस्री शहज़ादे? मनल उसकी तरफ पूरी घूम गई। वो समझा कि उसने उस सरफरी लड़की को मुतासिर कर दिया है। आप ही उसकी गर्दन फखरियाँ ऊंची हुई थी। लेकिन मिस्र में तो शहज़ादे नहीं होते थे। उसकी अगली बात पर जरीर की मुस्कुराहट सिमटी थी। मिस्र में बादशाहों को फ़िरौन कहा जाता था और उनके बेटे या वारिस शहज़ादे नहीं कहलाते थे। उन्हें शहज़ादे कहने के बजाय वली अहद, शाही वारिस या बादशाह का बेटा कहा जाता था। बाज़ औक़ात शाही ख़ानदान के अफराद को हिज हाइनेस या किंग्स सन जैसे अलक़ाबात दिए जाते थे, लेकिन मगरबी रिवायत के मुताबिक मिस्र जैसे मुल्क में बादशाह के बेटों को शहज़ादा कहने का तस्वुर नहीं था। वो अपनी धुन में कही जा रही थी और अगर इस वक्त जरीर का दिल जो महसूस कर रहा था उसे शर्मिंदगी कहा जाता था, तो उसका दिल चाहत रहा था कि वो धानशुई बुर्ज में कूदकर अपनी जान दे दे। वैसे सिर्फ मिस्र ही नहीं है जो बादशाह के बेटों को शहज़ादे का खिताब नहीं देता। मिस्र के अलावा ईरान, रोम और सल्तनत मंगोल में भी कभी किसी को शहज़ादा नहीं कहा गया। और बात की जाए चाइना की, तो चाइना में भी बादशाह के बेटे को ताइजी कहा जाता था और ये स्पेशल खिताब सिर्फ बड़े बेटों को ही मिलता था। बाकी बेटों को सिर्फ शाही खानदान का फ़र्द समझा जाता था। जापान, वियतनाम, कोरिया, थाईलैंड में भी कभी किसी को शहज़ादे का खिताब नहीं मिला। हाँ, तो मिस्री शहज़ादे, तुम्हारी राया ने कितने एहराम बनाए थे तुम्हारे लिए? उसकी खामोशी पर मनल ने मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा। मुझे पता है मिस्र में शहज़ादे का कॉन्सेप्ट नहीं होता, मैं तो बस चेक कर रहा था कि तुम्हें मालूम है या नहीं। अगर तुम्हें मालूम ना होता तो कितनी अजीब बात होती ना कि एक किताबें पढ़ने वाली इंसान से कुछ पूछ लिया जाए और वो कहे कि मुझे नहीं मालूम। लहजे को लापरवाह बनाते हुए वो अपनी पूरी तवज्जो सिर्फ ड्राइविंग पर मरकूज कर गया था। अच्छा, तो तुम अब कवर कर रहे हो? चलो कोई नहीं, उसने शाने उसका कर कहा था। जरीर ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो ज़िंदगी में शायद पहली दफ़ा एम्ब्रेसमेंट फील कर रहा था। जरीर, तभी उसकी शौक भरी आवाज़ उभरी तो उसने आहिस्तेगी से गर्दन मोड़कर उसे देखा था। कुछ हुआ था, कुछ अलग, कुछ अनोखा, कुछ नया सा। अपना नाम उसके मुंह से सुनकर दिल में कुछ तो हलचल मची थी जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। लेकिन मनल की तवज्जो सिर्फ खिड़की पर लगे शीशे पर थी। वो क्रिमिनल्स फिर से आ गए हैं और अब ज़्यादा तादाद में हैं। इतनी सारी गाड़ियाँ हमें फॉलो कर रही हैं। उसकी आवाज़ खौफ में डूबी हुई थी। कभी वह खिड़की पर लगे शीशे को देख रही थी तो कभी जरीर की सीट की पुश्त पर हाथ रखे पीछे मुड़े ताकुब में आती उन गाड़ियों को। आराम से बैठ जाओ, मेरे गार्ड्स की गाड़ियाँ हैं, उन्हें ज़ैम ने भेजा है। ज़ैम ने इतना प्रोटोकॉल क्यों भेजा है? क्या मेरे लिए? उसके चेहरे पर दबा दबा सा जोश उभरा। तुम्हारे लिए क्यों भेजेगा? मेरी सेफ्टी के लिए है। कुछ देर पहले तुमने ही मेरी जान बचाई थी। हाँ, खैर है, मिस्र के शहजादे के लिए तो पूरा ताइवान भी हिफाजत करने दौड़ा आए तो कम ही है। वैसे तुम्हें ताइवान की सरकार से मुतालबा करना चाहिए। किस बारे में? यही कि तुम्हें सरकारी गार्ड्स दे दिए जाएं। अब तुम्हें कुछ हो गया तो मिस्र में तो हंगामे शुरू हो जाएंगे ना कि हमारे शहजादे को खरोच भी कैसे पहुंची। तुम कहो तो तुम्हारी तरफ से मैं खत लिख दूँ? ज़रूरत नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं मिस्र से अपने गार्ड्स बुलवा लूँगा। उसके महजूज से अंदाज में कहने पर वो नाखुशी से बोला। पहली बार वो ज़बान से कोई बात निकाल कर ऐसे पछताया था। इस इमारत की छत काफ़ी कुशादा थी, जहाँ एक तरफ कुछ पुराना टूटा फूटा सा सामान पड़ा था। छत के चारों तरफ चंद फुट के दीवारें खड़ी हुई थी। सूरज बस ग्रुप होने को था।
इसकी नरमी सी किरणें छत पर कायम किया हुआ अपना तसल्लुत भी खत्म कर रही थी, जिसकी जगह अब छाव ने बसेरा करना शुरू कर दिया था। ठंडी हवाओं में तेजी आने लगी थी। वो शख्स दीवार के पास खड़ा था, दोनों हाथ की कोहनियों को भी दीवार पर टिकाया हुआ था। उसकी नजरों का मरकज सामने वो दरिया था जो पुरसुकून सा बह रहा था। उस दरिया के पानी का रंग हल्का सा नीला था, बिल्कुल वैसा ही जैसा छत पर खड़े हुए उस शख्स के आंखों का था। क्या उसने दरिया से वो रंग चुराया था, या फिर दरिया ने उसकी आंखों से मुतासिर होकर खुद को उस रंग में ढाला हुआ था? दोनों में एक चीज़ तो मुशाबहत रखती थी, दोनों ही खूबसूरती की मिसाल थे, चाहे वो दरिया का पानी हो या सालिस कादिर की आंखों का रंग हो। इसका चेहरा पुरसुकून सा था, पेशानी पर बिखरे बालों के साथ हवाएं अटकलियां कर रही थी। उसने गर्दन मोड़कर अपने पीछे देखा, जहाँ कुछ बर्तन पड़े हुए थे, कुछ में पानी था और कुछ में परिंदों की खुराक थी, जो कि अब तकरीबन खाली हो चुकी थी। उसने सर उठाकर आसमान की जानिब देखा। गहरा नीला आसमान एक चादर की तरह तना हुआ था। एक बादल का टुकड़ा भी आज वहां नजर नहीं आया था। सारे दिन में खुराक की तलाश करने के बाद परिंदे अब अपने घरों को लौट रहे थे। उसने अपने उल्टे हाथ की कलाई में बंधी हुई कीमती घड़ी को देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर ताज़ा हवा को अपने अंदर उतारते हुए एक आखिरी निगाह दरिया पर डाली और उस दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए जहाँ से सीढ़ियाँ नीचे जा रही थी। वो एक 3 मंजिला जरीद तर्ज पर बनी हुई इमारत थी जो तामसुई रिवर के करीब ही में गोआन है स्ट्रीट पर वाक़ थी। बाहर से वो बिल्डिंग सुरमई और गहरे नीले रंग में रंगी हुई थी। बड़े से लकड़ी के मेन गेट से अंदर आने के बाद एक कुशादा सी लॉबी थी। दीवारें सफ़ेद थी, जहाँ कुछ पेंटिंग्स लगी हुई थी, कुछ मशहूर लोगों के कोल लिखे हुए थे, कुछ परिंदों की तस्वीरें टंगी हुई थी, कहीं कहीं कुछ आर्ट पीस भी नजर आ रहे थे। अंदर का माहौल काफ़ी ठंडा और सुकून पहुंचाने वाला था। रिसेप्शन पर एक नौजवान लड़का और उसकी ही हम उम्र एक लड़की कंप्यूटर के सामने बैठी दिखाई दे रही थी। करीब में कुछ लकड़ी की बेंचेस पड़ी थी और ऊंची सी छत पर सुनहरी रोशनियों वाला वो बड़ा और खूबसूरत सा झूमर लटका हुआ था, जिसने आसपास के एरिया को काफ़ी रोशन और खुशनुमा बना रखा था। रिसेप्शन के बराबर में एक लकड़ी और शीशे का जदीद दरवाज़ा था, जिस पर वेटिंग एरिया का छोटा सा साइन बोर्ड लगा हुआ था। वो कमरा भी काफ़ी कुशादा था। दीवारों के साथ साथ बड़े से काउच रखे हुए थे। एक दीवार गिर लकड़ी की अलमारी थी, जहाँ कितनी ही किताबें तरतीब से सजी हुई थी। कॉर्नर पर कुछ इंडोर प्लांट्स थे और एक हर्बल टी का छोटा सा काउंटर भी बना हुआ था। एक शीशे के जार में बहुत सी च्युइंगम भी थी। यहाँ भी दीवारों पर जा बजा कुछ फ्रेम टंगे हुए थे, जिन पर मुख्तलिफ क्विट्स लिखे हुए थे। वहाँ हम वक्त एक सौंधी सी लेवेंडर की खुशबू बिखरी रहती थी, जो वहाँ आने वाले थके हुए जहनों को पुरसुकून करने का काम करती थी। पैंट की जेबों में दोनों हाथ डाले वो छत से उतरकर नीचे आ गया था। क्लिनिक का वक्त ख़त्म हो चुका था, उसे अब घर के लिए निकलना था। आज के दिन के सारे सेशंस वो ले चुका था। आपका ब्रीफकेस गाड़ी में रखवा दिया है सर, रिसेप्शनिस्ट ने उसे देखते हुए पेशवाराना सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो उसने सर को खम देते हुए कोट की अंदरूनी जेब से वाइब्रेट होते हुए फ़ोन को निकाला था। डेड कॉलिंग। उसने एक नज़र स्क्रीन पर डालते हुए अंगूठे से स्वाइप करके फ़ोन यस करने के बाद कान से लगा लिया था। क्लिनिक से फ्री हो गए हो? एक मर्दाना आवाज़ उसकी समातों से टकराई थी। बस घर के लिए निकल रहा हूँ, उसने दीवार पर लगे हुए अनलार्ज स्क्रीन को देखते हुए कहा, जहाँ उस क्लिनिक के मुख्तलिफ हिस्सों की सीसीटीवी फुटेजेस दिखाई दे रही थी। कोई काम था आपको? उसने दरियाफ्त किया। उसकी शख्सियत की तरह उसकी आवाज़ भी काफ़ी भारी और सहर अंगेज थी। ब्लू हाउस आ जाओ, कुछ देर के लिए काम है तुमसे। आप वहीं हैं? हाँ, मैं यहीं हूँ, कुछ देर तक आ जाता हूँ। एक हाथ पैंट की जेब में डाले वो स्क्रीन के नज़दीक आया था, जिसके एक हिस्से में क्लिनिक के बाहर की फुटेज शो हो रही थी। नाजुक से फ्रेम के चश्मे के पीछे छुपी उसकी गहरी निगाहें उसे देख रही थी। बाहर क्या हो रहा है? उसने फ़ोन कान से हटाते हुए गर्दन मोड़कर रिसेप्शनिस्ट को देखा। सर, ये कोई पागल लड़का ज़बरदस्ती क्लिनिक में घुसने की कोशिश कर रहा है। इसके पास कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं है। गार्ड्स मुसलसल उसे भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दरवाजे के सामने से हटने का नाम ही नहीं ले रहा। सारिस ने आबरू उठाकर उसे देखते हुए अपना रुख भी उसकी जानिब मोड़ा था। पागल? कितना आसान होता है ना हमारे लिए किसी भी इंसान को समझे और जाने बिना उसे पागल और नफसियाती कह देना। उसके बेतासुर से मुस्कुराते हुए कहने और लहजे के सर्दपन महसूस करके रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पर नदामत नजर आई थी। आई एम सॉरी सर,
झुकी नज़रों के साथ उसने फ़ौरन माजरत की। पहले बिना सोचे समझे बोलना और फिर उस पर परेशान होकर माजरत करना। आई हेट इट लफ्ज़ बहुत गहरे असरात रखते हैं। जो मुँह से निकल जाता है वो अपना असर लाजमी दिखाता है, इसलिए कोशिश करें कि फ़ौरी रद्द अमल देने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा सोच लें ताकि बाद में नादिम ना होना पड़े। जी सर, उसने शर्मिंदगी से फिर से माजरत की। मेरे कल के शेड्यूल में से इसकी अपॉइंटमेंट अरेंज कर दो। स्क्रीन पर अंगूठा चलाते हुए वो हिदायत देते हुए आगे बढ़ गया था। वो जब किचन में दाखिल हुई तो मिसेस सुमा को डोनट्स का बैटर तैयार करते हुए देखा। बेकरी वाले जितने भी आइटम्स कैफ़े में रखे जाते थे वो सब तैयार करना मिसेस सुमा का ही जिम्मेदारी थी। मेरे अपार्टमेंट के सामने जो आपका अपार्टमेंट है, आज वहाँ से सामान शिफ्ट हो रहा था। क्या आपके किराएदार ने घर खाली कर दिया है? उसने रैक में से चीनी के पैकेट निकालते हुए पूछा। हाँ, उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया था ना, और अब तो वो कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, उन्होंने मसरूफ़ से अंदाज में जवाब दिया। अच्छा, इस घर में काफ़ी वक्त गुजारा था उन्होंने? हाँ, तकरीबन 3.5 साल। अभी वो अपार्टमेंट खाली है या आपने किसी और को रेंट पर दे दिया है? फ़िलहाल तो खाली है, इतनी जल्दी नए किराएदार मिलना कहाँ मुमकिन है। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक किराएदार है। कौन है? जांगवान। जांगवान? उन्होंने सिंक में हाथ धोते हुए हैरानगी से उसे देखा था। आप जांगवान को वो घर रेंट पर दे देना, वो तोचेंग से यहाँ आता है, इसके लिए काफ़ी सहूलत हो जाएगी। उसका अंदाज़ा मुल्तजी सा था। क्या वो अफोर्ड कर सकेगा रेंट? उन्होंने मसले संजीदगी से पूछा। उसे कहते हैं कि तोचिंग में जो उसका घर है वो उसे सेल करके 2 साल के लिए ड्रॉप पेमेंट करके आपका अपार्टमेंट रेंट पर ले ले। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट जब ख़त्म होगा तो तब वो अपनी रकम वापस ले लेगा। अगर उसका इरादा इस अपार्टमेंट में मज़ीद रहने का ना हुआ तो कहीं और घर देख लेगा। उसने मिनटों में हल पेश किया था। मिसेस सुमा को उसका पुरजोश सा अंदाज मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। चाइना, कोरिया, जापान और ऐसे ही मुल्कों में घर किराए पर लेने के लिए एक तरीका सिक्योरिटी डिपॉजिट का भी होता है। इसमें जितना अरसा कोई घर किराए पर लेता है, इस तमाम अरसे का सारा रेंट एक साथ ही घर के मालिक को अदा किया जाता है। जैसे अगर 1 महीने के 15,000 रुपये किराया है और अगर 2 साल तक इस घर को किराए पर लेना है तो 3,60,000 की रकम एक साथ ही अदा कर दी जाती है। घर का मालिक इस रकम को बैंक में रखकर इस पर इंटरेस्ट वसूल करता रहता है और जब 2 साल की मियाद पूरी होती है तो वो रकम वापस किराएदार को मिल जाती है, अगर घर में किसी किस्म का कोई नुकसान ना हुआ हो तो। क्या तुमने जांगवान से बात की है? मैंने नहीं की, आप ही करेंगी? चलो मैं बात करती हूँ उससे। उन्होंने काम ख़त्म करने के बाद अब शेल्फ साफ करना शुरू कर दिया था। मिसेस सुमा, बोलो। उन्होंने उसके हिचकिचाहट को साफ महसूस किया था। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पसंदीदा वर्कर को अच्छा डिस्काउंट देने की कोशिश करूंगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर थपथपाते हुए कहा तो बस साथ ही उसके चेहरे पर गुलाबी रंग फैला था। थैंक यू, वो खुशी से उनके गले लग गई। जी, तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड का एंड। और ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी कुछ हुआ था इसमें, लेकिन बुक फेयर वाले सीन के बाद अब मुझे और ज़्यादा शक हो गया है जांगवान पर, क्योंकि उसकी बातों से भी ऐसी वाइब आ रही थी। और फिर जब एंड हुआ था उस बात का और जब वो बुक फेयर से निकले थे तो उसने उस करेक्टर का राइट हैंड का नाम लिया था जो बात कर रही थी, मनल। तो और ज़्यादा मुझे शक हो गया है। लेकिन पता मैं क्या सोच रही हूँ कि अगर मैं इतना शक कर रही हूँ इस पर और वो ना निकले विलन तो मज़ा ही आ जाएगा स्टोरी में। क्योंकि मैंने एक ड्रामा देखा था, वो भी के ड्रामा ही था, और उसमें फ़ीमेल लीड के फ्रेंड था और उस पर सब ने मतलब शक किया था कि विलन है वो, और लास्ट में वो विलन नहीं था। तो मुझे वो ट्विस्ट बहुत पसंद आया था और अब अगर इसमें भी वही आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा हिंट मिल रहे हैं जोंगवान के वो विलन है। और मैं ज़रीर और मनल के सीन तो इन्जॉय कर रही हूँ, लेकिन ज़ियान और मनल के भी सीन इन्जॉय कर रही हूँ क्योंकि इनकी जो नोक झोंक है ना, मालूम है ये कपल नहीं होंगे लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है इनके सीन को देखकर। और ज़रीर के और मनल के सीन में कुछ नोक झोंक नहीं हो रही ना, तो इनके सीन में मैं इन्जॉय कर रही हूँ। और एक और कैरेक्टर की एंट्री हुई है, सालिस, और पूरा नाम याद नहीं आ रहा मुझे, सालिस नाम था इतना याद है, डॉक्टर है। तो अब देखते हैं कि ये विलन होगा या फिर कोई पॉजिटिव कैरेक्टर होगा, पर अभी तो अच्छी वाइब आ रही है तो देखते हैं।
اور آپ کو ایپیسوڈ کیسا لگ رہا ہے تو ضرور بتائیں، اور اچھی اسٹوری ہے شیئر کریں اپنے فرینڈ کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اور سبسکرائب بھی کریں چینل کو اور اپنا ریویو بھی دیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعا میں یاد رکھنا۔